तो YouTube मैंने शुरू किया 1 जनवरी 2017। मेरी मम्मी कह रही है मैं तो तेरी दिन में 40 बार तो वीडियो में खुद देख लेती हूँ। कभी भी किसी पास आउट को ना बिजनेस एनालिस्ट की जॉब नहीं मिलती। ओके मुझे वो बिजनेस एनालिस्ट दे रहे हैं, मेरे को तो बढ़िया काम मिल रहा। हाँ तो महीने के एंड में जब मेरी सैलरी आई वो आई 3,000 रुपये 3,500। ठीक है। हाँ बचा ही नहीं कुछ। नहीं सैलरी आई 3,500 रुपये, चद्दर में था शायद, मतलब किसी में था, मेरे ऊपर मुंह पे डाल रखा था। ठीक है फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया जो मेरी वाइफ है, हाँ हाँ फोन किया यार ये हाँ तो उसने मेरे को एक बहुत जेन्युइन एडवाइस क्या ब्रेक ले। हमारी पहले एक बारी बात हुई थी कि कैसे कंपनीज कई कई हद तक फ्रॉड ही करती है, वो कम नंबर्स घुमाती है, कुछ मतलब उनके हेरा फेरी चलती रहती है। तो हमने ऐप में क्या किया है, ऐप फ्री है बट ऐप में कोई भी चीज अनलॉक करने के लिए तुमको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। डेटा मुझे आपसे आपकी स्पेशलिटी के बारे में बात करना है, विच इज कंटेंट। तो को अगर मार्केट करा जाए और उनको कहा जाए कि पति से कैसे बातें मंगाए, हाँ ये जो नीश है ना ये हाँ बहुत बड़ी है। अच्छा ये कोर डिजायर है औरतों की, ये मेरे को एस्ट्रोलॉजी वाले कंटेंट से समझ में आया हाँ कि कोर डिजायर है औरतों की कि पति पति से को बातें कंट्रोल कर करना है, पति से चीजें करवानी है, पति से पैसा लेना है या पति पे वशीकरण करना है। तो हाय गाइस, आज हम आ गए हैं सबके चहीते साहिल भैया के पास। साहिल भैया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। एंड इनके साथ मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि पॉडकास्ट आ जाए, बिकॉज मैं पहले भी कई बार ये ट्राई करा है कि कुछ बड़े मेरे जो लोग हैं नेटवर्क में, उनके साथ पॉडकास्ट करने का। उनके अंदर जो मेरे वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट लोग हैं, इनके साथ मेरा बड़ा मन था। कुछ तो होते हैं जिनका सिर्फ व्यूज के लिए करना है, कुछ है जिनके लिए मेरा मन करता है कि हाँ यार इस बंदे से बात करनी है, ये बंदा बढ़िया लगता है। तो भैया उनमें आते हैं। और उसका रीजन ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 4-6 साल पहले, तब से मैं भैया को फॉलो करता आ रहा हूँ। तब मतलब अराउंड 100 के से कम ही थे मोस्ट लाइकली आपके इंडीज वाले चैनल पे। तब मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, तब से मैं आपको देख रहा हूँ। एंड मुझे नहीं पता कितने लोगों को आपकी जर्नी पता होएगी नहीं होएगी, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। एक बारी भैया, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्योंकि आपने काफी कुछ अभी तक करा है, काफी सारे वेंचर्स हैंडल करे हैं, अभी आप एक फुल टाइम क्रिएटर हो। तो एक बारी फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड देन लेट्स गो ओवर योर जर्नी। कौन है साहिल खन्ना? तो हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। रिसेंटली मैंने अपनी कंपनी बेची है जो कि डिजिटल मार्केटिंग किया करती थी। अभी के टाइम पे मैं बेरोजगार हूँ और कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। मेरे को मेरे मेंटर ने कहा है कि आपको कुछ टाइम वेट करना है कोई नया प्रोडक्ट या फिर कोई नई स्टार्टअप शुरू करने से पहले। तो इस 1 साल को मैं अपना एक्सप्लोरेशन पीरियड ले रहा हूँ। तो इस साल मैं पूरा एक्सप्लोर करूंगा, कुछ नया नहीं करूंगा, कंटेंट क्रिएशन करता रहूंगा। तो जर्नी की शुरुआत है 2009 से। तो जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था देहरादून से, उस टाइम पे मुझे 5,000 रुपये मिला करते। ओके ठीक है, तो 5,000 रुपये इंक्लूडिंग जिसमें रेंट भी देना है, जिसमें खाने का भी देखना है, जिसमें सब कुछ देखना है। तो अभी के टाइम पे कई लोगों को शायद लग रहा होगा कि ज्यादा है कम है। 1,700 रुपये मेरे जाते थे रहने के। ओके, तब आप रेंट पे थे? रेंट पे वो ठीक है, देहरादून में था ना, अच्छा। तो पीजी में रहते थे। तो जो जिस पीजी में रहता था वहां पे 1,700 रुपये जाता था मेरा रेंट का? मंथली। ऊपर से फिर मेरा खाने का लगता था 2,000 रुपये के आसपास। अच्छा, हर रेंट चीज से ज्यादा खाना? महीने का ना बाहर से लगा रखा, क्योंकि मेरे को हाँ बनाना तो आता नहीं था। ठीक है, तो बाहर से 3 टाइम का मील मिलता था मुझे। 2,000, अंडरस्टूड, 2000 का 3,700 हो गया। हो गए। फिर ऊपर का जो ओवरहेड एक्सपेंस होता था, हम्म ओवरहेड जैसे कि इंजीनियरिंग कर रहे हो तो फोटो स्टेट करानी पड़ती, नोट्स असाइनमेंट मिलते वगैरह, रहते हैं, हाँ पेन हाँ चाहिए होते हैं, ये चाहिए होता है, वो होता है। 500-600 रुपये उस पर खर्चा हो जाता था। ओके। फिर आप खुद रहते हो ना तो आपको समझ में आता है यार कपड़े भी धोने हैं, हम्म कपड़े धोने के लिए सर्फ भी चाहिए, नहाना है तो पेस्ट भी चाहिए, ब्रश ग्रोसरीज भी वगैरह चाहिए। डेली। ये जो बेसिक चीजें होती है इसके खर्चे होते थे। अंडरस्टूड है। अब ले दे के अगर शाम को भूख लगती थी हाँ, तो शाम को खाने के लिए मेरे पास स्नैक्स 200 वगैरह। रुपये बचे महीने के, हाँ, जिसमें मेरे को खाना वाना जो भी करना है करना। सब कुछ करना है, हाँ। तो जो पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर आपको बाहर घूमने के लिए जाना है, शॉपिंग के लिए जाना, तो वो तो पॉसिबिलिटी थी। तो मैं नहीं, कहूंगा कि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बांध रखा था। हम्म तो यहीं से एक नेसेसिटी क्रिएट हो गई कि भाई पैसा चाहिए, हाँ, भूख आई एक। भूख आई। अंडरस्टूड। तो एक दोस्त था, हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट ओके। खेलने का शौक था, तो हाँ, क्रिकेट खेलते थे। एक दोस्त था, उसने कहा भाई एक भाई है उसको ना वेबसाइट बनवानी थी, बन जाएगी। हम्म तो मेरे साथ क्या था, पैसों की कमी थी हाँ और मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं करना चाहता था कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है। मेरी AIEEE में रैंक ठीक ठाक आई थी। अगर मैं चाहता था दिल्ली के अंदर मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता था, ओके। बट मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग करूं, क्योंकि मेरे पापा का केमिकल का काम था हाँ जी, कि भाई पता है सर। फैक्ट्री लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अंडरस्टूड। तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करने मैंने कंप्यूटर वाले छोड़ दोस्तों करके। के बलबूते पे हाँ कर दी।
मेरे हाँ। दोस्त थे जो कंप्यूटर साइंस से थे, हाँ। मैं उनके बलूते में हाँ, अब मैं वो वेबसाइट का काम लेके गया दोस्तों के पास, हम्म। और भाई पैसे मिले, इतने रुपए मिले, आधे आधे बांट लेंगे, हाँ। करते हैं काम। हाँ। भाई मेरे को तो सिखाया ही नहीं है। अच्छा। पागलों को मैंने तो हाँ कर दी। तो मेरे दिमाग में तो ये था कंप्यूटर हाँ। तो सब कुछ आता होगा। हाँ। हाँ। अब वो लॉजिकली सोचा जाए तो पहले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर को सिखाते ही नहीं है, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर हो चाहे कोई भी हो, कोई भी मत कोर्स जब। में। हाँ। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा केमिकल पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद भी मेरे बहुत सारे दोस्तों को नहीं आता था अच्छा। नेक्स्ट बताना। बट ठीक है। अब काम ले लिया था, हम्म। मैंने कहा भाई 5,000 रुपए तुमको मिलेंगे, हाँ। मेरे शायद 10,000 रुपए, 11-15,000 रुपए, मतलब 10-11,000 रुपए के आसपास में डील करी थी। ठीक और है। ऐसा 5,000 उनको दूंगा, 5,000 मैं रखूंगा। हम्म। तो मैंने कहा भाई इतने रुपए मिलेंगे, वो भी लालच में आ गए। हाँ। अब हमने ना इंटरनेट से जुगाड़ सीख सीख के टीचरों से पूछ पूछ के कर दी वेबसाइट, ठीक है। हो गई बस, रेडी कैसे हो भी गई। रेडी करके हमने उसको दे दिया। हाँ। अब वो बंदा खुश। हाँ। और अभी सोचता हूँ तो मैं समझ में आता है कि वो बंदा खुश क्यों हुआ, सब कुछ क्यों हुआ। हम्म। हमने वो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट नहीं बना के दिया था उसको। हम्म। बट कहानी क्या थी, वो क्लाइंट था ऑस्ट्रेलिया, ओके। इंटरनेशनल ठीक बंदा है, था। उसको उसके सस्ते में लिए मिल गया। 10,000 रुपए में वेबसाइट बन गई, वो तो पागल हो गया। हम्म। और हमारे लिए भी काम हो गया, सबका साथ सबका विकास। हाँ। हाँ। अब उसका एक काम किया तो फिर उसने कहा कि भाई एसईओ भी हो जाएगा, हम्म। और हो जाएगा। फिर फिगर आउट करने लग जाओ। वो तो एक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि भाई हाँ। हमने वेबसाइट बना लिया, अब तो सब कुछ कर देंगे, हाँ। वेबसाइट हो जाएगी, एसईओ हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। एसईओ भी कर दिया उसका। ठीक है। फिर कहता भाई एड भी चला दोगे, अब चला चला देंगे। देंगे। आने दो। तो अब जब एड चलाई तो रिजल्ट्स भी है। अच्छा। फिर मेरे को बुरा फील हुआ, फिर हम्म। हमने वो पैसे जो हमने पैसे लिए थे, हम्म। हमने वो पैसे वापसी भी किया। रिफंड कर। अब उस बंदे को वो चीज अच्छी लगी, ट्रस्ट बिल्ड हुआ। उसने अपने को और बंदे ला के दिए। ओके। तो ऐसे कर रेफरल करके हमारे पास में रेफरल के क्लाइंट्स बढ़ने शुरू हो। हम्म। तो हम काम कर रहे थे हम्म। ऑनेस्टी से और हम्म। रिजल्ट ओरिएंटेड, लोगों को काम ला के दे रहे थे। अंडरस्टूड। और अपने को आता कुछ नहीं था, बस फिगर आउट कर करके हम करे जा रहे थे कुछ ना कुछ। अंडरस्टूड। इंजीनियरिंग खत्म होती है और हम्म। ऐसे ही चलती है इंजीनियरिंग, हाँ जी। कि अब काम आया है ना, हम दोस्ती करे आ जा गई, रहे हैं। कभी कोई दोस्त के साथ कर रहा हूँ, कभी किसी के साथ कर रहा हूँ, हम्म। कभी कुछ कॉमन दोस्त है, कुछ नई भी पकड़ रहा हूँ, हम्म। कभी बाहर के लोग भी पकड़ रहा हूँ, अंडरस्टूड। पर मैं ही चला रहा हूँ एक तरह से उन सारी सारी। हम्म। इंजीनियरिंग खत्म होती है तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रिटेनर पे, अच्छा। जिनको नहीं पता रिटेलर क्या होता है, आपको हाँ। पता है हाँ। ग्राउंड से। हाँ। तो आप क्या करते हो, एक क्लाइंट का ही वेबसाइट बना एग्जांपल के लिए, हम्म। किसी का एसईओ किया, तो एक बार वन टाइम ड्यूटी नहीं है, हम्म। आप मंथली उससे रेकरिंग लेते है। हो कि भाई तेरी वेबसाइट में दिक्कत आएगी तो मैं सॉल्व करके दूंगा, तेरा एसईओ कांस्टेंट एफर्ट है मैं करता रहूंगा, अगर तेरी एड चला रहा हूँ तो कॉन्स्टेंटली करता। एक रेकरिंग रेवेन्यू बन गया बेसिकली। रिकरिंग रेवेन्यू बन गया। मैं उस टाइम पे इसको रिकरिंग ही कहता था, मेरे को पता ही नहीं था उसको रिटेनर रिटेनर कहते कहते हैं। हैं। तो स्टार्टिंग में मैं भी हर किसी को बोलता था, रेकरिंग जो मंथली चार्जेस होंगे वो ऐसे ऐसे आप इतने दे देना। हाँ। एंड वो बंदा देखता रहा कि इतना ज्यादा भी प्रोफेशनल लग नहीं रहा तो जितना दिखा रहा है खुद को। नहीं हमने तो क्लियर कर रखा था कि भाई हम तो हमारी कोई स्टूडेंट एजेंसी है, है नहीं, हम तो स्टूडेंट है, अब तो बस एज अ काम करके फ्रीलांसर दे रहे हैं। काम और कर रहे हमारे हैं। को जब क्या होता है, रेफरल से आता है ना काम, हाँ जी। तो इज्जत अलग होती है। जब आप एग्जैक्टली। किसी के सामने जाते हो तो आपको वो डाउनग्रेड करता है, पर हम्म। कोई तुम्हारे पास आता है ना, किसी का काम अच्छा किया हुआ है, तो तुम अपनी शर्तें मनवा सकते 100%। हो। तो इंजीनियरिंग खत्म हुई, रिटेनर था मेरे पास में, तो हम्म। मैंने क्या किया, मैंने कुछ दोस्त वोस्त पकड़े, मैंने उनको कहा कि भाई इतना रिटेनर आता है, इतना तुम रखो, इतना मैं मैं रखता हूँ, रखूंगा अब काम तुम करने। संभालो, मैं नहीं करूंगा। ओके। क्योंकि आउट। मेरा क्लियर कट था इंजीनियरिंग के बाद मैं एमबीए करूंगा, और एमबीए में मैं कोर पढ़ाई पे ध्यान दूंगा हम्म। और कुछ नहीं करूँ। हम्म। तो जब मैं एमबीए करने के लिए गया तो मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, वो काम चल रहा था, और हम्म। मुझे मंथली एक फिक्स रिटेनर आता रहता था, ठीक है। मुझे एज एन कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। हम्म। उसके बाद में मेरा हमेशा से क्लियर कट गोल था कि भाई फैक्ट्री लगानी है केमिकल की, ओके। क्लियर घर था। वालों ने सामान। हाँ, ठीक घर है। वालों ने जो कहा है वही करना है, करना है। पापा का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। हम्म। आइडिया ये था जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे, अंडरस्टूड है। क्लियर कट बात ये थी, अपनी फैक्ट्री हो जाएगी अपनी घर फैक्ट्री की। लगाएंगे। ठीक है। एमबीए करने के बाद में जब मेरे को रियलाइजेशन हुई कि भाई मैं फैक्ट्री वाला बंदा ही नहीं हूँ। उस अच्छा। टाइम पापा ने एक टोफू की फैक्ट्री लगा रखी थी, हम्म। तो मेरे पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा, यार ये तो लेबर नहीं आ रही, कभी लेबर भाग रही, कभी लेबर। और भाई मेरे को नहीं करना, क्योंकि क्या था, वो डिजिटल वाला काम की आदत हो गई थी ना, लैपटॉप पे बैठो, सब कुछ अपने हाथ में है, डिपेंडेंसी सामने वाले पे नहीं है। हाँ। अगर मेरी टीम मना कर दे तो मैं कर सकता हूँ ना, आज जैसे हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर मेरी टीम ना भी हो तो एडिट मैं भी कर सकता हूँ, सब कुछ मैं खुद कर सकता हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं। हाँ। तो मुझे वो रिलैक्सेशन की आदत थी। पर पापा के साथ मैं ये देख रहा हूँ कि यार कभी हर सेल्स वाला जगह मुझे भाग रहे छुट्टी हैं। मार रहा है, कभी कुछ सामने वाला पैसा नहीं दे रहा, कभी भाई ये तो बहुत भसूड़ी का काम है, मेरे बस की नहीं। तो हम्म। मेरे घर वालों को कहा, मैंने कहा पापा मुझे अभी एक्सपीरियंस लेना है, मैं नौकरी करूंगा, मेरे को समझना है भाई दुनिया चलती कैसे। क्योंकि अभी तक क्या था, वो तो टशन में दुनिया जिंदगी जी रहे थे, पैसे कमा रहा था, मैं ठीक कमा रहा था, बट मैं पैसे कमा रहा था इसका मतलब ये नहीं है ना मुझे सब कुछ पता है दुनिया का। ऑब्वियसली। तो नौकरी करी। और उस टाइम पे एज क्या रही होगी आपकी? 23 साल की उम्र में। 23 में एमबीए हो गई थी आपकी? हाँ। तो
उस टाइम में आपने अपने फैमिली को किस तरीके से कन्विंस किया? क्योंकि उन्होंने देखा जाए तो 3-4 साल से वो लोग उम्मीद लगा के बैठे कि बाबा हमारा लौंडा आएगा, फैक्ट्री संभालेगा। और फिर आपने पूरा एक तरीके से काया पलट कर दी कि भाई साहब मैं तो नहीं कर रहा, हाथ जुड़वा लो। तो वो आपने नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं कर रहा, मैंने ये बोला कि अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं नौकरी करूंगा। अच्छा, मैंने क्लियर बोला नौकरी करूंगा, फिर मैं काम संभालूंगा, अंडरस्टूड है। मैं काम नहीं छोड़ रहा हूँ। मतलब उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं केमिकल का काम नहीं करूंगा। केमिकल का काम तो मैंने अभी 2 साल पहले छोड़ा है। अच्छा, उससे पहले लगे हुए थे। हाँ, तब तक तो था मेरा पार्ट। अभी भी मैं डायरेक्टर हूँ उस काम में, मेरा भाई हैंडल करता है, मैं नहीं करता हूँ। और उसका वन ऑफ द रीजन यही था कि यार मेरा सब कुछ सही हो गया, मेरे भाई का सोल बिजनेस वही है, तो इट्स बेटर कि उसको वो दे दिया जाए। अंडरस्टूड। मेरा लॉजिक ये नहीं है कि मेरे को मजा नहीं आ रहा, काम बढ़िया था वो। हाँ, अभी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है वो ठीक ही तो है। माल बुलाया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, इधर दे दिया, बीच का आर्बिट्रेज खा लिया। अंडरस्टूड। इतना प्यारा काम है। बट मुझसे ना वो ऑपरेशन वाला काम, डिपेंडेंसी, गाड़ी नहीं आई है, लेबर नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, रास्ते में गाड़ी पलट गई है, चोरी, भाई मेरे को नहीं पालनी टेंशन यार। हमारे में टेंशन होती है साइबर अटैक, बहुत बड़ा टेंशन वाली बात होती है, बट हमारे में यही प्रॉब्लम होती है और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। या फिर एल्गोरिदम में चेंज आ गया, वो भी फिगर आउट हो जाता है एक बट लेवल पे। साइबर अटैक चैलेंजिंग है ना। हाँ, वो डिपेंडेंसी अगेन किसी और पे नहीं है ना, वो तो किसी पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली। अगर आपका दिमाग तेज है आप खुद फिगर आउट कर सकते हो। फिर मैंने जॉब करी। अब जॉब करते करते ना, वो जो लोग थे सैलरी ऊपर, हाँ, तो मुझे वो जॉब करते करते बहुत सारी चीजें समझ में आई। पहली नौकरी जब मैंने करी तो मेरे को 22,000 रुपए की नौकरी मिली थी। मैं प्री प्लेस हो गया था अपने एमबीए कॉलेज के अंदर, ठीक है। मतलब थर्ड सेमेस्टर के बाद में मैं ऑफिस जाने लग गया था। ठीक है। तो 22,000 रुपए मिल रहे थे मुझे को, और मैंने कम सैलरी वाला लिया था क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। कभी भी किसी पास आउट को ना बिजनेस एनालिस्ट की जॉब नहीं मिलती। ओके। मुझे वो बिजनेस एनालिस्ट दे रहे थे, मेरे को भाई तो बढ़िया काम मिल रहा। तो इसलिए मैंने वहां पे ज्वाइन किया। अब 22,000 आए, मैं सारे रिश्तेदारों को, भाई भाई नौकरी लग गई पार्टी। मैं सारे रिश्तेदारों को ले गया बार्बी। अच्छा, मेरे वहां पे बिल आया कुछ 18-19,000। 22 में से 19,000 रुपए बिल। हाँ, तो अभी तो सैलरी तो अगले महीने में आएगी ना। मैंने सबको पार्टी में दी। तो फाइनेंशियली एज इन कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बाकी जगह से आ रहे, पर अगर मैथ से सोचा जाए तो मैंने पार्टी दे दी। इट डजंट मेक सेंस, नो। फिर पहले महीने मैंने काम किया, रोज गया मैं। ठीक है। और महीने के एंड में जब मेरी सैलरी आई वो आई 3,000 रुपए, 3,500। हाँ, बचा ही नहीं कुछ। नहीं, सैलरी आई 3,500 रुपए। एक सेकंड, 22 में से 3,500 रुपए सैलरी। ऐसा क्या? मैं भाई ये कैसे हो सकता है? हाँ, फिर पता लगा कि भाई तू ना 10-10 पे आता था, हाँ। और तू कई बार ना 5-55 पे निकल जाता, अच्छा। तो तू ना शॉर्ट लीव ले लेता था। तो एक शॉर्ट लीव, 2 शॉर्ट लीव, मतलब हाफ डे होता है, ये होता है, वो होता है। मैं भाई ये क्या तो बसूंगी? हाँ, कॉर्पोरेट में तो तो ये यही है। अर्निंग मिली। हाँ, तो ये सेम सीन जो मैंने अपना रिटेनर वाला सीन कर रखा था, जो अपने टीम को से सैलरी बांट रखी थी, उसको मैंने अब सैलरी पे करना शुरू कर दिया। अच्छा। और सैलरी मतलब एमबीए के बीच में मैंने सैलरी कर दिया था, सही बताऊं तो, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि भाई बहुत पैसा जा रहा है, इट्स बेटर कि एक फिक्स दे दिया जाए, इतना पैसा बांटना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड। वहां पे समझ में आया कि भाई आपको लोगों को सैलरी देनी है तो लोगों को ये वर्क कल्चर नाम की चीज भी सिखानी पड़ेगी। टाइम पे आना है, ये ऑफिस आवर्स होते हैं। हमने तो कभी ऑफिस आवर्स नहीं सुने थे। जब काम करा लो जब तब बता दिया। आए, मैंने अपने पापा को देखा है, मेरे पापा का कई बार मन करता था वो 1 बजे स्कूटर लेके ऑफिस पहुंच जाते थे, कभी वो 9 बजे भी चले जाते। बिजनेस वाले का ये होता है, उसको काम करने से मतलब है, कब कर रहे हैं कब हो रहा है कोई फर्क नहीं है, तो गोल हो जाना चाहिए। वहां जाके ये लॉजिक समझ में आया। मैं कहा भाई मैं सोचने के लिए आया था, मुझे ये काम सीखने को मिलेगा, और मुझे तो पता लग रहा है कंपनी चलती है ऐसे। हाँ। मैं तो बढ़िया, मेरे को चस्का चढ़ गया। तो फिर मैंने नौकरियां बहुत सारी करी, बहुत सारी स्विच करी इन बिटवीन, और कोर फोकस मेरा नौकरियों का यह था कंपनी चलती कैसे, टीम को हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं है। ब्रॉड लेवल चीजें देख रहे थे आपकी, अलग अलग एस्पेक्ट्स को कैसे सीखा जाए, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स। अभी तक क्या था, देसी बच्चा था ना। हाँ। जो कभी भी सीखा ही नहीं मार्केटिंग कैसे होती है, जिसने कभी सीखा ही नहीं कि फाइनेंस कैसे हैंडल होते हैं, उसको तो बेसिक बिजनेस वाला फैमिली से था, वो धंधा समझ में आता है। भाई इतने रुपए कमाए, इतने रुपए उड़ाए, मेरे पास 100 का माल आ रहा है, 150 का बेच दिया, 50 रुपए मुनाफा, बस ये मैथ्स आती थी मुझे, इतना कुछ पता था नहीं। तो फिर ये वहां से लर्निंग ले लेके चीजें बढ़ाई। इन बिटवीन जब मैंने एमबीए करी ना, तो मैंने मार्केटिंग पढ़ी। हाँ जी। एमबीए इन मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस करी हुई। इंटरनेशनल बिजनेस करी घर वालों के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एमबीए मार्केटिंग। हाँ, ठीक है। तो जब मार्केटिंग करी तो मेरे को समझ में आया, मेरी को जो एड्स फेल हुई थी ना स्टार्टिंग के अंदर, क्यों हुई थी, क्या समझ आया? टारगेटिंग नहीं आती थी। अच्छा, बेसिक ऐसे ब्रॉड पे डाल के, उस टाइम में तो टारगेटिंग नहीं चलती थी। टारगेटिंग करी, बट अपने ऑडियंस पर्सोना कोई नहीं समझा था।
कि हम किसको प्रोडक्ट बेच बेचने रहे वाले हैं, हैं। वो क्यों लेगा, हम्म क्या ऑफर उसके लिए होना चाहिए, मतलब बेसिकली मार्केटिंग वाली लर्निंग तो थी नहीं उसके अंदर। हम्म और हमने इंजीनियरिंग के अंदर एड्स नहीं चलाई थी। हम्म इंजीनियरिंग के जब हमने एक फेलियर किया था हाँ तो जी, हम कतराते थे एड्स का काम लेने से। अंडरस्टूड। हम उसके बाद फिर दोबारा ले उसके नहीं बाद रहे थे। जब एमबीए के अंदर मैंने सीखा, हम्म तब मैंने एमबीए के बिटवीन एड चलवानी शुरू करी। हम्म फिर मेरे को समझ में आना शुरू होने का, अच्छा ये वाला ये सीन। स्कीम है, ये काफी बड़ी लर्निंग है हर एक के लिए कि जो भी आदमी धंधा कर रहा है उसको पहले तो 2-3 चीजें मैं बोलूंगा जो मैंने भी इनसे सीखी। पहले उसको हर एक एस्पेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता है कि यार कोई मेरे फ्रेंड भी हैं जो कहते हैं यार मेरा फैमिली बिजनेस है, मुझे तो आता है पहले से, कुछ नहीं आता भाई तुम्हारे को। मार्केट में जाओगे तब पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता। तो पहले बिजनेस के जो भी एस्पेक्ट्स है, फाइनेंस, एचआर, जो भी है, सेल्स वगैरह, मार्केटिंग, उसकी नॉलेज लो। चाहे जॉब करनी पड़ रही है करो। उनको उनका गोल क्लियर है कि मुझे आगे चल के कुछ बड़ा धंधा खड़ा करना है, लेकिन फिर भी वो सीख रहे हैं जाकर के एट अदर पीपल्स एक्सपेंस, एंड दैट इज अ वाइजर थिंग टू डू, जो मैंने भी किया है। कि भाई अगर मुझे सेल सीखनी थी तो मैंने एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को पकड़ा, मैंने कहा तेरी सेल संभालूंगा, उसकी 1.5 करोड़ की सेल निकाली, मेरे पास एक डिसेंट लेवल का स्किल आ गया। मार्केटिंग सीखनी थी, ई कॉम ब्रांड स्टार्ट करे, उनकी सेल निकाली, अपने पास मेरे को मार्केटिंग का स्किल आ गया। वही चीज उन्होंने भी करी, बस दूसरे एस्पेक्ट में करी। दैट इज द फर्स्ट लर्निंग। सेकंड लर्निंग एक और मार्केटिंग के रिलेटेड है कि अभी किसी को भी माल बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, तो यू हैव टू नो द ऑडियंस पर्सोना, कि भाई माल जा किसको रहा है, वो क्यों खरीदेगा, क्या उसको बेनिफिट्स ऐसे दिखेंगे कि वो उसको अट्रैक्ट हो कि हाँ यार ये चीज मेरे मतलब की है। तो वो चीज जैसी आपकी क्लियर होती है तो उनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए ऑब्वियसली, और उनका माल बिकना स्टार्ट हो गया। वहां से उनकी जेब में एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम आ गया कि मैं ये भी स्किल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। दिस वाज अ लर्निंग आई वांटेड टू शेयर। कि बाकी ध्यान देते रहो भाई। ऐसे ये नहीं कि बार बार मैं रुक के बताता रहूं, यू गाइस आल्सो शुड नो। मैं तो बोलता हूँ कि देखते हो कुछ नोट्स वगैरह लिया करो, बाकी कमेंट्स में भी डाल दो कुछ आपको लगता है तो। बाकी प्लीज कंटिन्यू। तो उसके बाद नौकरियां स्विच करी बहुत सारी। ठीक है, फिर यूट्यूब शुरू किया। अंडरस्टूड। अब मैं मार्केटिंग हेड था कंपनी के अंदर। हम्म मैं बहुत बड़ी टीम को मैनेज कर रहा था, हम्म साथ में यूट्यूब चैनल की वसूल पर। अच्छा। तो यूट्यूब मैंने शुरू किया 1 जनवरी 2017, सुबह 4 बजे उठ के। ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन था। हाँ अब मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा काम होता है न्यू ईयर पे, हाँ ठीक है। तो जो मैं इंडियन कंपनी को हैंडल कर रहा था, हाँ जहाँ पे नौकरी कर रहा था, वहां पर भी 1 तारीख को आपको एड चलानी, सब कुछ चलाना था, पूरी टीम हैंडल कर रही थी, तो 1 तारीख को वर्किंग था, छुट्टी नहीं थी। छुट्टी नहीं थी, और वो लोड का टाइम था। मैंने यूट्यूब भी शुरू कर दिया। अब नई स्टार्टिंग जब आप करते हो तो ये शूट करना, एडिट करना, वो टाइम बेसिक लगता है बेसिक चीजें ज्यादा। भी एक एफर्ट होता है। तो वो, और तीसरा सबसे बड़ी चीज थी एजेंसी। एजेंसी में भी न्यू ईयर था, हाँ, तो तो आपको वहां पे भी क्लाइंट संभालने। एड चलानी है। तो अभी 3 चीजें चल रही है। 3 चीजें पहली, इकट्ठे लोड में हाँ, मैंने पकड़ ली। हम्म अब मैंने अपने आप से वादा किया, एक मैंने बुक पढ़ी थी उस टाइम पे, 30 डे मिरेकल मॉर्निंग। अच्छा तो उसका ये कहना था 30 दिन तक लगातार कुछ करोगे तो 30वें दिन तुम चमत्कार देखो। अच्छा, तो मैंने अपनी वीडियो में बोल दिया, भाई मैं 30 डे मिरेकल मॉर्निंग को फॉलो कर रहा हूँ, मैं रोज एक वीडियो। अंडरस्टूड है। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं 1 साल तक 365 डेज तक रोज एक वीडियो डालूंगा बिना किसी ब्रेक के, और मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। ये क्लियर कट गोल था ठीक कि है। 1000 लोग मुझे फॉलो करें। इससे बड़ी चीज क्या हो। अच्छा, फिर कंटेंट डाला मैंने। हाँ, मैंने डाला होगा मार्च तक, लगातार। लगातार 7 8 9 मार्च तक डाला होगा। तो उस टाइम पे हो गया दिमाग खराब, क्या? यार छुट्टी नहीं ले रहा हूँ। मतलब सिंपल सी बात समझो ना, मार्केटिंग एजेंसी का लोड है, हम्म सैटरडे संडे जो मेरा होता था वो मैं देता था एजेंसी को। क्लियर कट ये था। ठीक है। अब वो एजेंसी को भी दे रहा हूँ, यहाँ पे अपनी जो जॉब कर रहा हूँ उसका भी काम दे रहा हूँ, ठीक है। साथ में यूट्यूब को भी काम दे रहा हाँ, हूँ। तो ये सारी जगह का टाइम टाइम उतना ही है। और टाइम, और मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, हाँ, उसको भी टाइम देना है। ऊपर से घर वाले सुनाते थे, उनको भी होता है टाइम टाइम देता नहीं देता, ये नहीं चीज है। करता, वो ठीक नहीं है, ठीक करता। है। अब वो क्या हुआ, मेरे घर पे कलेश हुआ, हम्म मेरा सिर दर्द कर रहा था, ऊपर से घर वालों ने पंगा ले लिया, और मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं भी भिड़ गया। हाँ, ठीक है, उसके बाद मैं अपने घर में ड्राइंग रूम में एक बेड होता था, तो वहां बैठ के मैं रो रहा हूँ। सर्दियों का टाइम, मतलब सर्दियां नहीं थी, मार्च था, हाँ, चद्दर में था मैं शायद, मतलब किसी में था, मेरे ऊपर मुंह पे डाल रखा था। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया, जो मेरी वाइफ है, हाँ हाँ फोन किया, यार ये हाँ। तो उसने मेरे को एक बहुत जेन्युइन एडवाइस, क्या? ब्रेक ले लो। फ्रॉम यूट्यूब? हाँ, कहीं मतलब ब्रेक ले लो। उसने मेरे को क्लियर कट बोला कि ब्रेक ले लो, हाँ। अगर यूट्यूब नहीं हो रहा तो छोड़ दो। किसने तुमसे कहा है कि रोज डालना है, हम्म नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तो बात तो सही है। हम्म तो मैंने यूट्यूब पे ब्रेक लिया। अंडरस्टूड। मैंने 7 8 दिन एक भी वीडियो नहीं। अच्छा,
ठीक है, अब वो नहीं डाली, एक खालीपन तो महसूस हो रहा था। क्योंकि कमिटमेंट दे रखी है हाँ, और views पब्लिकली आते दे थे रखी मेरे है, 100 वही रिपीट बंदे हैं बेसिकली। 110 व्यूज आते थे। ठीक है। मतलब मजे की बात क्या थी, मैं हमारी कंपनी में 300 बंदे हैं मान लो, हम्म। तो 300 बंदों को बेच रहा हूँ। मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो इंजीनियरिंग में जिसके दोस्त यार, एमबीए के अंदर जिसके दोस्त सबको यार, भाई साहब कॉन्टेक्ट्स को फॉरवर्ड कर दी सबको भेज रहा हूँ डेली। ब्रॉडकास्ट, सबको डेली। अब तो ब्रॉडकास्ट में नंबर सेव नहीं होता, तो नहीं जाता, उस टाइम पे तो चला जाता था। हाँ। सबको भेज रहा हूँ। हम्म। मेरी मम्मी कह रही है, मैं तो तेरी दिन में 40 बार तो वीडियो में खुद देख लेती हूँ। माँ भाई 40 बार आप देख रहे हो, 30 बार मैं देख रहा हूँ। तभी वो जाग आ रहे हैं। ऑफिस में जो मेरी टीम बैठी हुई है, मैं उनको लैपटॉप कंप्यूटर में लगाता हूँ, देखो प्ले करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको दिखा टेंशन रहा दो। हूँ। और फिर भी जाके 100 व्यूज आ रहे हैं। कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। मैं बहुत परेशान था। मैं इतने सारे लोगों को भेज रहा हूँ, कहाँ जा कर रही है भाई साहब। 7 दिन मैंने जब कुछ नहीं किया ना, हाँ। एक वीडियो उड़ गई मेरी, अच्छा। तो वो कुछ 17-18 हजार व्यूज पे चली गई, फिर लाख पे चली गई, वही 7-8 दिन में। जादू हो गया। हाँ। तो एक अंदर से मोटिवेशन आना शुरू हो गया कि हाँ यार अब कुछ सिंपल सी बात, छोड़ने के लिए तो बोला था, मैं नौकरी छोड़ दी। अच्छा, लात मारो। हाँ, अब आप एजेंसी पे अब वो फोकस क्या करेंगे। था, उस टाइम मेरे बॉस से मेरा पंगा हो गया था। वो पंगा क्या हुआ था कि अभी तो लॉस मार्केटिंग का गेम बन गया है, लॉस में चलना है, लॉस में चलना है। उस टाइम पे लॉस वाला गेम समझ में नहीं आता था। तो उनको मैंने समझाया, मैंने कहा ये कंपनियां इतने में बेच ही नहीं सकती। एग्जाम्पल के लिए शायद हम प्रेस्टीज के कुकर की बात कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, शायद प्रेस्टीज का कुकर ही था। अमेजोन पे वो बिक रहा था मेरे हिसाब से 4200 का, हमारी लैंडिंग आ रही थी 45 की। हम कंपनी से डायरेक्ट सोर्स कर रहे थे इन्वेंट्री मॉडल पे, मतलब उनसे बल्क में एडवांस पैसा दे के ले रहे थे, और वो हमको 4500 में मिल रहा है, अमेजोन पे 4200 का बिक रहा है। हमको अभी लॉजिस्टिक भी देखना है, हमको रिटर्न भी देखना है, हमको मार्केटिंग भी देखनी है, सब कुछ देखनी देखना है, पीछे टीम बैठी है, हर एक चीज की सब कुछ कॉस्टिंग देखना है। है। तो हमारा ले देके वो पड़ रहा है 5800 में। और मेरी उनसे बात हो रही है, वो कह रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे 100 रुपए में ही मार्केटिंग चाहिए, 100 रुपए में सब करो। मैंने कहा सर पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो उस चक्कर में बहुत टाइम से आर्ग्यूमेंट चल रही थी, वो भिड़ गए, मैं भिड़ गया। मैं ठीक है, मेरे से नहीं हुआ, बढ़ गया, ठीक है, थैंक यू, चल लो अपने आप। अंडरस्टूड। मैंने छोड़ दिया। और एक वो भी था ना, पता क्या, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी एजेंसी से, वहां से पैसा आ रहा था। एक मतलब इतना बिल्ड हो गया तो उस लेवल तक कि हाँ और यार मुझे पता है कि एक कॉन्फिडेंस ये भी था कि यार कुछ तो हो ही जाएगा। मजा क्या होता था, ऐसे नौकरी छोड़ता था ना, मैं ऐसे छोड़ता था नौकरी। मैं जब बोर हो जाता था, यार बहुत कुछ सीख लिया, अब मेरे को इस कंपनी की लीडरशिप भी समझ में आती है, हाँ। इनके सारे एचआर टैक्टिक्स भी समझ में आते हैं, सब कुछ समझ में आता है। अब कुछ नया तो मिल नहीं रहा, मैं छोड़ देता हूँ। और ये कितने टाइम में स्विच करते थे आप एवरेज? मेरे 3 महीने में स्विच हो रहा है। 3 महीने में? हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे कॉलेज से जो प्लेसमेंट हुई थी, जो एक्चुअल प्लेसमेंट हुई थी, हाँ, जो प्री हाँ, प्लेसमेंट थी, हाँ। वो हुई थी मेरी लुई फिलिप में, अच्छा, एज अ स्टोर मैनेजर। ठीक है। अच्छी सैलरी मिल रही, सब कुछ मिल रहा था। 7 दिन की ट्रेनिंग पे गया मैं, 7 दिन उन्होंने सिखाया कंपनी कैसे चलती है, कैसा कल्चर है, कैसा नहीं है। 8वें दिन मैं उनके स्टोर में गया, प्रैक्टिकल वो देखा मैंने, उनको समझ में आ गया, मैंने छोड़ दी। ठीक है। तो मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं। क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए हाँ, बेसिकली। क्यूरियोसिटी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मेरे लिए मेरा प्योर गोल ये था। अंडरस्टूड। मैं छोड़ देता था और नौकरी मिल जाती थी। मजे की बात तो ये थी, मेरे घर वाले लड़ते यार वो तू किस्मत का धनी है, मतलब ऐसा होता था। मैं फ्राइडे को नौकरी छोड़ता था, हाँ, फ्राइडे को लिंक्डइन के ऊपर अपडेट डालता था, हाँ, अपने स्टेटस के ऊपर, मतलब वो बायो, ठीक है, प्रोफाइल के ऊपर, हाँ, उसमें लिखता था ओपन फॉर हायरिंग, कि लुकिंग फॉर अ जॉब, हाँ, बात खत्म। सैटरडे सुबह कोई ना कोई मीटिंग लाइन हो जाती थी, शायद गुड़गांव कभी कहीं जाना होता था, सैटरडे मीटिंग करता था, क्लोज होता था, मंडे ज्वाइन कर लेता। और ऐसे ही किया मैंने, 4-5 स्विच मारे मैंने ऐसे। देखो इतनी हंसी इसलिए आ रही क्योंकि ये सेम हरकत है मैंने भी करी है। एक फेज था जिसमें मेरा ना, मतलब मैं देख रहा था कि कोई ढंग का बंदा है जिसके साथ काम करने में मजा है, तो मैं गया, बंदे के साथ ज्वाइन करी, नहीं मजा आया। अब मैं वो बंदा हूँ जिसने ड्रॉप ले रखा है, तो मेरे पास ना कोई डिग्री है, ना मैं स्कूल का भी नहीं दिखा सकता कि मेरे पास स्कूल की भी 12th का वो नहीं है, क्योंकि मैंने 12th में ड्रॉप ले लिया था। तो मेरे पास स्कूल का सर्टिफिकेट ना मेरे पास हुआ है, ना कोई मेरे पास बहुत बड़े नाम जुड़े हुए हैं, ना मेरा पीछे फैमिली की बैकिंग है, कुछ भी नहीं है। तो मैं जीरो से कर रहा हूँ। बस ये है कि विद गॉड्स ग्रेस मेरे को थोड़ा सा डिसेंटली बोलना आता है। बोलना इन द सेंस कि ये नहीं पता क्या बोल रहे हैं, बट ये है कि ढंग से बोलना आता है, सामने वाले को चीज समझ आ जाती है। तो मैंने सेल्स मार्केटिंग कहाँ मतलब रोल लगवा लिए, कैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके अब मैं नाम लेता हूँ, जिनके पास अभी नौकरियां नहीं मिलती, उनको मैंने लैंड कर लिए जैसे तैसे। एंड मुझे खुद नहीं पता, और मेरे नेटवर्क से बहुत अच्छे से आए हैं। अब जैसे आपसे मिला हूँ, आपके पास 500 बंदा हो रहा है,
आपको पता है कि ईशान की ये प्रोफाइल है, उस बंदे को मेरे को कुछ नीडेड था, ईशान बढ़िया से संभाल लेगा, जुगाड़ू आदमी है। तो आपने सीधा मेरे को फोन किया, मैं तो हाँ चल भाई हो जाएगा, चिंता ना कर। पीछे से मैंने 4 बंदे लाइन अप कर दिए, थोड़ा बहुत बीच में वो यार आर्बिट्राज करा, अपनी भी जेब में पैसा, 4 बंदे वो भी खुश, और सामने वाले का काम हो रहा है वो भी खुश। तो ये चीज सेम मैंने करी है, और इतने बढ़िया लेवल पे करी है ना कि आज ज्वाइन करा, वो बंदे ने ऑफर लेटर भेज रखा है। देख रहा हूँ यार तेरी जो एचआर है ना, बड़ी बेकार लग रही है बंदी मेरे को, तेरी कंपनी का भी कुछ मैंने मार्केटिंग का पीछे डैशबोर्ड देखा, मुझे समझ नहीं आया, चल रहने दे तू। उस सामने से मना कर दिया, वो बंदा कह रहा है यार क्या कुछ पसंद नहीं आया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, चल तेरी सैलरी में हाथ के हाथ कह रहा है 30% इंक्रीमेंट, जो वेरिएबल मिल रहा है उसके अंदर भी 30% इंक्रीमेंट। अब 1.5 लाख के प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको 7% मिल रहा है, उसके बाद 10% मिल रहा है आपको, तो सीधा 15,000 रुपये आपकी जेब में आ रहे हैं पर सेल पे। मैं लात मार के आ गया, छोड़ भाई मैं कर लूंगा अपने आप। फिर जाके दूसरा मेरे को इन्फ्लुएंसर मिल गया। तो यही सेम हरकतें करी है, एंड ना स्टार्टिंग में एक आध बारी डर था बस, उसके बाद ये था कि यार क्या है, कल जा रहा है, आज आ जाएगा कोई और। तो यही था, और वही सेम चीज मेरे को आपके उसमें दिख रहा है, तो मेरे को बड़ा वो मतलब इंट्रीगिंग सा लगा कि हाँ चलो मेरे ऐसे और भी है लाइफ में। चलो कंटिन्यू। तो आपने वहां से शिफ्ट करते रहे लगातार, आपने लर्निंग ली, उसके बाद आपने शिफ्ट कर दिया, देन फिर नौकरी छोड़ने के बाद नौकरी। में फिर मैं आ गया, तो हमारा एक ऑफिस तैयार था एक, जी। वहां पे केमिकल का काम देखा हम्म और डिजिटल मार्केटिंग का काम देखा। हम्म तो बस मैं ये काम देख रहा था, केमिकल का, डिजिटल मार्केटिंग का, और एजेंसी मतलब और ये यूट्यूब यूट्यूब। का, ये काम चल रहा था। फिर फिर चुल मची। मेरे को चुल क्या है, खाली टाइम नहीं होना चाहिए यार, कुछ स्लॉट खाली रह जाए ना तो मजा नहीं आता। तो टाइम खाली था, मैंने कहा यार इस पे क्या किया जाए, चलो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब पढ़ाना कैसे हुआ था कि मैंने क्या किया, मैंने डिजिटल मतलब अ, लोगों की एड्स देखी, लोग एड चला रहे हैं, एक बड़ा बंदा होता था वो एफिलिएट मार्केटिंग से 1 करोड़ रुपए कमा के एड हाँ चलाता था, ठीक है ठीक है मुझे ठीक है, पता क्या था। तो अंडरस्टूड। एड चलती थी, तो अ, मैंने वो देखी, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ये मैंने खोल के देखा, करिकुलम पढ़ा, मैंने कहा हम तो सब करते हैं। हाँ क्या बता रहा है ये, मगर ये तो बच्चों की बात है, हाँ। 50,000 रुपए से ले रहा है इस कोर्स के, और इसकी तो बेकार चीज है। हम्म तो फिर मैंने खुद से फिगर आउट किया कि यार अपने इंटरनेशनल क्रैक कर दिया, इंडिया क्रैक नहीं किया, हाँ। तो करते हैं कोर्स फ्री बनाते हैं YouTube। तो तब YouTube आपने डाला था फ्री हाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वहीं से आया था मैं हाँ अभी। हाँ, तो फ्री हमने डिजिटल मार्केटिंग सिखानी शुरू करी, क्योंकि हाँ। उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था डिजिटल मार्केटिंग क्या है। हम्म तो अगर हम फनल की बात करें, सबसे ऊपर अवेयरनेस था, हाँ। तो हमने सबसे पहले अवेयरनेस करनी शुरू करी हाँ। कि लोगों को पता लगेगा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हम्म हम सिखा देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो इतने एक्सपीरियंस से वो एग्जीक्यूट तो नहीं कर पाएंगे, वहां पे करते फिर तो गुड है। स्टूडेंट आ जाएगा। तो जब वह एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा तो उसका काम हमारे पास आ जाता। तो एजेंसी, प्योर एजेंसी माइंडसेट से हमने शुरू करा वो कोर्स, हम्म और लोगों को सिखाना शुरू किया, और उसमें पूरा प्रॉपर मैं एड्रेस भी ये करता था कि आप बिजनेस ओनर हो, आपके बिजनेस में दिक्कत आ रही है तो ऐसे कीवर्ड रिसर्च करो। मैं कभी स्टूडेंट को एड्रेस ही नहीं करता था उसमें। तो मैंने कर करके जब मुझे लगा कि मैंने कंटेंट बना दिया, तो मैंने छोड़ दिया कि अब बहुत सारी चीजें बना ली, अब सिखा दिया, एक ही चीज को दोबारा थोड़ा ना बताऊंगा। एक बार बता दिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अब दोबारा से थोड़ा ना बताऊंगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2, सेंस नहीं है, मैंने छोड़ दिया। हाँ। अब जैसे ही छोड़ा तो डिमांड आनी शुरू हो गई, भाई हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग ये तो पढ़ाओ। बढ़िया चीज है, और खाली टाइम मेरे पास में था, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट इंस्टीट्यूट कर दिया, डाल दिया। क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता था मेरा, क्योंकि पहले सैटरडे संडे एजेंसी थी, अब सैटरडे संडे खाली था, वो फिर आपने पूरे दिन की क्लासेस डाल दी। फिर क्लासेस डालती, डन थी। फिर सैटरडे संडे पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। अब इसकी एक और भी रीजन था पढ़ाने का, जी। अच्छा टैलेंट नहीं है इंडिया में, अब तो चलो आने लग गया थोड़ा थोड़ा, उस टाइम पे, ये अभी भी बोलूंगा अभी यार, भी नहीं मिलते लोग यार। डिजिटल मार्केटिंग पता है किससे सीख रहे हैं, जो खुद 30,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, बोलना नहीं चाहिए सॉरी, बट जो इंस्टीट्यूट में 30,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, वो तुमको एक एजेंसी बनाना सिखा देगा, वो तुमको करोड़ रुपए कमाना सिखा देगा, सेंस नहीं है ना इस बात की। तो मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह देख रहा कि भाई साहब मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो तब मैं ढूंढ रहा, यहाँ पे रोहिणी में कोई इंस्टीट्यूट है, मैं वहां पे गया। उधर जाके भाई साहब मैं देख रहा हूँ कि जो टीचर खुद 20-25 हजार रुपए की सैलरी में ले रहा है, वो मुझे बता रहा है कि यार आप ये वेबसाइट बना करके फ्रीलांसिंग करके मोटे मोटे 1.5-1.5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। मैं 11वीं का बालक, मैं भाई साहब खुश कि यार पैसा आएगा पैसा आएगा। 4 दिन 7 दिन मैंने वहां पे सीखा, उसके बाद मैं खुद देख रहा हूँ कि यार वो बंदे की लाइफ है क्या। वो सुबह सुबह इंस्टीट्यूट आ रहा है, 4 बैच पढ़ा रहा है, शाम को भाई साहब उसकी वाइफ फोन कर रही है, भागते भागते जाना है अगर उसके पास टाइम का है। और वो बंदा मुझे बताएगा कि यार महीने का 1.5 लाख 2 लाख कैसे कमाना है। यार तू मुझे फ्रीलांसिंग करने सिखा रहा है तो खुद तो नहीं कर लेता, क्योंकि मुझे पता थी उसकी सैलरी मेरी जो मतलब उनकी हेड थी उससे अच्छी खासी बातचीत हो गई थी उस लेवल तक।
तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है। तो वहां से मुझे लर्निंग मिली कि यार मतलब ये काम नहीं करना, चाहे पैसे ज्यादा दो, ढंग के बंदे से सीखो जिसके पास स्किल है और जो एक्चुअली उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। वरना बातों वाले तो बहुत है कि हाँ भाई ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन जो एक्चुअली में करना जानता है उसी के पास जाओ। तो वो चीज आपने एकदम ठीक कही कि ढंग के लोगों की कमी है। बाकी जो आप दूसरा बता रहे हायरिंग चैलेंज, वो तो बहुत बड़ी चीज है मार्केट के अंदर। तो वो कैसे सॉल्व करी आपने? फिर आपने नोटिस करा कि हाँ ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट वाले करा रहे हैं, मैं भी कर लूंगा अपना। तो फिर मैंने चलो पढ़ाना शुरू किया। ठीक है। और आइडिया क्या था मेरा कि यार हम अच्छा टैलेंट हायर करेंगे। हम ठीक। अपनी यार एजेंसी बढ़ रही थी, ठीक है, यूट्यूब पे जब वीडियोस बनानी शुरू करी तो क्लाइंट्स आ रहे थे। अब सिंपल सी बात, जो इंटरनेशनल वाली टीम थी उसको बहुत पैसा दे रहा था, क्योंकि आप समझोगे ना वो स्किल लेवल ही अलग होता है। अगर हम किसी क्लाइंट की वेबसाइट के 10 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं ना, और यहाँ पे इंडिया के अंदर 20,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, दोनों की क्वालिटी में फर्क होगा। ऑब्वियसली। तो क्वालिटी में फर्क होगा तो टीम में भी फर्क होना चाहिए ना, और सैलरी में फर्क होना चाहिए। तो तो मैं उन वहां पे लोगों वो से पहले डिजाइन 20,000 वाला करेगा। काम नहीं करवा सकता, अंडरस्टूड है। और करवाता था तो मेरे को लॉस होता था। और मेरा कोर प्रिंसिपल धंधे वाला है कि लॉस तो नहीं करना भाई, पैसा कमाना डे वन से। हाँ जी। तो लोगों को हायर करने के लिए जब बुलाते थे, हाँ बताइए एसईओ में क्या करेगा सर, एसईओ इज दिस अकॉर्डिंग टू गूगल न्यू एल्गोरिथम। मैंने कहा ऑन पेज क्या होता है हाँ। सर, ऑन पेज इज, मैंने कहा कैसे करेगा सर, वी कैन मेक दिस। मैंने कहा करेगा कैसे ये बता। मैं कहा देखो अगर मैं कंटेंट लिखने के लिए दूंगा तो उसको एसईओ ऑप्टिमाइज कर देगा। नहीं सर ये मैंने किया नहीं। तो फिर करके क्या आ रहा है? तो जॉब के लिए आ गया। मैं कहा तू नौकरी के लिए, सर वो नौकरी में सिखाते हैं ना, हमने कोर्स किया है। अब भाई क्या मजाक चल रहा है ये? और ये कौन, आज भी बता रहा हूँ मैं, आज भी ये प्रॉब्लम है। आज आप एक अच्छा एडिटर नहीं ढूंढ सकते। नहीं मिलता। मेरे को देख लो नहीं मिल ठीक रहा है, है इतने टाइम से। ठीक है, आप एक मैं अच्छा जीरो से ट्रेन कर रहा हूँ। एक अच्छा डिजाइनर नहीं हायर कर सकते अच्छे रेट के ऊपर। जो डिजाइनर है 1.5-2 लाख रुपए महीना वाले तो मिलेंगे। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 15-20 हजार रुपए में आपको एक ठीक ठाक इंडियन क्लाइंट्स हाँ। को हैंडल करने के लिए डिजाइनर मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा। ट्रेन करना पड़ता है, मैं खुद और वो भाग लिटरली। जाएगा। हाँ। बात तो ये है ना, अब उसको बिल्कुल नहीं आता था, कोरा कागज आया, आपने हाँ। उसको ट्रेन किया 3 महीने वहां भाग जाएगा। एग्जैक्टली। तो गेम प्रॉब्लम थी, और ये आज भी है। तो मैंने पढ़ाने का लॉजिक ये था कि यार पढ़ाएंगे, उस टाइम 30-32 बच्चों का बैच होता था, 30 बच्चों को पढ़ाएंगे, 30 बच्चों में से 3-4 हायर कर लेंगे, क्रीम बच्चे। पढ़ाया, जो क्रीम थे उनको हायर कर लिया, हमारी टीम बनती चली गई। ठीक है। तो प्योर गेम ये था। इंडिया पास इंडिया की जो टीम बिल्ड करी है, हमने इसी तरीके से टीम बिल्ड करी है। अंडरस्टूड। फिर बस अभी रिसेंटली हमने एग्जिट कर दिया, अच्छा पैसा मिल रहा था। अंडरस्टूड। तो अब भैया मुझे आपसे थोड़ा सा एक पर्सनल लेवल पे पूछूंगा चीज कि अभी तक की आपकी जो भी जर्नी रही है, पहले की भी जो आपने नहीं भी कहीं पे डिस्क्लोज करी, जो पर्सनल लाइफ भी है, प्राइवेट लाइफ भी है, और जो थोड़ी पब्लिक भी है, उसके अंदर आपकी अभी तक की जो सबसे बड़ी आप विंस कहोगे कि हाँ यार ये चीज हुई तो मुझे लगता है कि हाँ यार मैंने लाइफ में कुछ अचीव करा है, तो वो कौन सी ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको लगती है कि हाँ यार इस चीज ने मुझे बनाया है, कि साहिल खन्ना इसकी वजह से है? यार एक कैंपेन था, तो नॉर्मली क्या होता है, टेस्टिंग होती है ना। जी। जिनको नहीं पता समझा देता हूँ। जब भी हम किसी की क्लाइंट की ऐड चलाते हैं तो पहले क्रिएटिव टेस्टिंग होती है, देखा जाता है कौन सा क्रिएटिव काम करेगा। मैसेजिंग टेस्टिंग होती है, कौन सा मैसेजिंग काम करेगा। फिर ऑफर टेस्टिंग होती है, ऑफर फिर कॉल। लैंडिंग हाँ। पेज टेस्टिंग होती है, फिर स्केल होता है। अंडरस्टूड। तो क्लाइंट बहुत जल्दी कर रहा था, क्योंकि हमारे पास अभी आया था ब्लैक फ्राइडे से ही वाला हाँ टाइम, हाँ 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 और हाँ अभी आया था कि करना है भाई मेरे को। मैं कहा ये नहीं होगा, बाद में देखते हैं, हाँ। न्यू ईयर के बाद ही प्लान होगा, क्योंकि हमारा ये होता है उनका तो क्लाइंट मेन को टाइम ही वही ऑनबोर्डिंग है। करने में टाइम लगता है। अच्छा। तो वो क्लाइंट था कि कहता भाई रिस्क होगा तो देखा जाएगा। मैंने उसको क्लियर बोल दिया कि भाई लॉस वॉस हो सकता है, मेरे को नहीं पता कि वो चलेगा नहीं चलेगा। तो कहते कर लेंगे। तो मैंने तुक्का मारा एक, हाँ देखा मेरे को लगता है ये ऑडियंस ये है हाँ और ये है, और ऐसा ऐसा इस पे ये होगा, इसका ये ऑफर होगा, और ये होगा ये होगा ये होगा। तो ये मान के चल, हमने मतलब सिंपल से हर क्रिएटिव बनाने में टाइम लगता है। हाँ। हमने कुछ 12-13 क्रिएटिव टेस्ट किए थे, जिसमें से कुछ 10-12 क्रिएटिव अप्रूव थे। अच्छा। हमने जितने ऑफर अप्रूव करे थे सारे अप्रूव थे। पहला लैंडिंग पेज ही वर्किंग था, मतलब जो काम कर रहा था। हाँ। और वो हमने 2 दिन के अंदर क्लाइंट का कैंपेन अप एंड लाइव स्केल कर दिया। 2 दिन में स्केलिंग स्टार्ट कर दी। वो साहब। तुक्का था, मतलब वो तुक्का बोल कुछ भी बोल। अब अगर वो मैं अब सोचता हूँ इंट्यूशन तो, बन गई ना, इतना ज्यादा हाँ, एक्सपीरियंस था। अगर अब मैं सोचता हूँ तो वो यही था, इंट्यूशन थी हाँ। कि मुझे थोड़ा सा बिलीव था कि एग्जैक्टली। शायद ये चीजें चमक सकती है। हो गई का एक ये था। अगर बिजनेस के रिलेटेड बताऊं, पर्सनल लाइफ में बात करके चलूं तो पर्सनल लाइफ में पता है अच्छी मूवमेंट कब आती है? जी। जब लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि हमने
ये बिजनेस शुरू किया था आपका वो देख के या इससे इंस्पायर्ड होके, और आज वो अच्छे लेवल पे कर रहा होता है, हाँ बहुत अच्छा फील होता है, बहुत नेक्स्ट लेवल। अभी हमने एक पॉडकास्ट शुरू किया था, सीरीज शुरू करी है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी शार्क टैंक पे आए थे, हाँ तो उन्होंने शायद वीडियो में नहीं बोला, बट मेरे को ऑफ कैमरा यहाँ पे आके बोल रहे थे, कहता है मैंने ना 2019 में आपका फाउंटेन पेटर देखा था, हाँ उसके बाद में मेरे को इंस्पिरेशन आई थी कुछ करने की, तो मैंने नौकरी छोड़ी थी और तब अपना काम शुरू किया। और आज वो शार्क टैंक से पैसा रेस करके हाँ हाँ ठीक चला अच्छे रहा है। लेवल पे है, तो वो जो फीलिंग होती है ना प्राउड कि यार वाली। एक्चुअल इम्पैक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि मेरा एक टाइम के बाद जब मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन हो गई, तो मैं यूट्यूब पे कंटेंट सिर्फ इम्पैक्ट के लिए क्रिएट करा। यूट्यूब से पैसा उतना नहीं मिलता, अगर अपॉर्चुनिटी वाइज देखा जाए लॉस है, आपके लिए तो है, औरों ठीक के है। लिए तो हाँ, डिसेंट औरों है। के लिए तो डिसेंट है, बट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी वाइज लॉस था। हम्म अगर मैं फाउंटेन फिल्टर की बात करके चलूं, हम्म हम बैंगलोर जा रहे हैं, 20 दिन का एक ट्रिप मार के आ रहे हैं, जिसमें हम्म 20 दिन के ट्रिप के अंदर मैं नवाब का बच्चा 5 स्टार में रुकेगी जी, अपने हिसाब से जिंदगी जिएगी जी, तो खर्चे तो कर दे पूरे जैसा जीना है। और मैं हूँ फूडी, हाँ किसी सिटी में जाना है तो वहां की सारी खा आइटमें देगा खानी हाँ। है, 2-3 दिन तो अलॉट करने हैं खाने के लिए। अच्छा 20 में से 3 दिन खाना, उसके बाद शूट है, फिर साथ फिर में शूट टीम है, है, इक्विपमेंट है। सब कुछ है। तो हम्म लॉजिकली जो खर्चा आता था वो हम्म हर पॉडकास्ट में मुझे 20-30 हजार रुपए का लॉस होता था। हम्म अगर एक वीडियो मिलियन पे भी जाती है तो भी 10-15 हजार, क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप कर नहीं रहा था, हम्म नॉन स्पॉन्सर्ड सारे के सारे कंटेंट, तो हर एक में लॉस हो रहा था। तो मैं क्रिएट सिर्फ इसलिए कर रहा था कि मैंने कहा भाई आज से 5 साल के बाद में जब कोई बंदा बोलेगा ना कि भाई मैंने आज बिजनेस बड़ा किया है, इसकी वजह से किया है, इसलिए ना। अच्छा मेरा प्योर गोल ये था। तो जब वो होता, वो पूरा दिखता है ना, तो बहुत मजा आता है। फिर अ, जो मेरे मेंटर है, जी तो उनसे मिलना भी एक बहुत बढ़िया चीज थी अगर देखा जाए। हम्म हमने बिरयानी बाई किलो की वीडियो लाइक करी, जी तो वो अच्छी परफॉर्म करी, वो उसमें इन्वेस्टर थे। उन्होंने मेरे को सामने से कॉल किया, कह रहा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हाँ और मैं अगर कुछ हमें लाइफ की जरूरत पड़े तो बताइए। अच्छा तो आज मैं जैसे बात करके चलूँ, रूट मोबाइल की बात करके चलूँ, लिस्टेड कंपनी, नजारा की बात करके चलूँ, लिस्टेड कंपनी, ये लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। बताया था ये आपने। वो लोग जो 10-15 हजार करोड़ की नेटवर्क रखते हैं, हाँ वो लोग उनसे बात करने के लिए तैयार है। अगर आज मैं उनको कॉल कर रहा हूँ कि सर ये प्रॉब्लम थी, या व्हाट्सएप कर रहा हूँ कि ये था ये था, वो बता रहे हैं। जैसे नजारा की कभी कोई न्यूज आती है तो व्हाट्सएप कर देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ या फिर कई बार वो स्टेटस पे ही डाल देते हैं कुछ कुछ, मैं लिख देता कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ सामने से मिनट से पहले थैंक यू आ जाता है। बहुत बड़ी बात थी, मतलब ये चीज भी ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हम। एक जैसे एक वो है टीएस मदान, शायद आप नहीं जानते होंगे। आई नो, मिला हूँ। तो टीएस मदान मेरे टाइम पे बहुत पॉपुलर बंदे, जब मैंने यूट्यूब नहीं शुरू किया, अंडरस्टूड है, वो तो ठीक है। ट्रेनर अब बहुत तो पुराना ट्रेनर बंदा थे, है, तो वो एक इंस्पिरेशन थे। जब मैं उनको देखता था मैं कहा भाई ये बंदा। बंदा होगा ऐसा, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही हूँ, मतलब स्क्रिप्टेड काम नहीं करता, हाँ हाँ मेरे से वो डायलॉग नहीं मारे जाते, हाँ मैं शेरो शायरी नहीं कर सकता, मतलब मैं रट नहीं सकता। हाँ हाँ अगर मैं अभी किसी को दोबारा से ये बातें बोलूंगा तो मैं दोबारा अलग तरीके से बोलूंगा, अलग एग्जांपल्स आ जाएंगे, अलग अलग चीजें। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो उनको देख के लगता था भाई ये चीज है। तो एक दिन उनको ऑडियो मैसेज आया हमारी टीम के पास हम्म कि साहिल बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये वो, अब मैं और मेरी वाइफ पिंकी रोज तुम्हारी बिजनेस न्यूज देखते हैं सुबह लगा। अच्छा मैं घर पे था, कंपनी बेचने के आसपास की बात चल रही थी, हाँ और मैं अपना मन बना रहा था बेचना है नहीं बेचना, बेचना है नहीं बेचना, बेचना है नहीं बेचना। हाँ तो वो आया, मैसेज पढ़ा, मेरी आंखें भर गई, ऐसे कहाँ आ गए यार। मैं कहा अगर मैं इनसे कमा भी लेता था तो मैं शायद अभी जिन लोगों से मैं रीचेबल हूं ना, हाँ मैं नहीं होता। आज मैं पीयूष गोयल जी से मिल के आया, कैबिनेट मिनिस्टर, पॉसिबल ही नहीं था। एक हम्म कंटेंट छोटी ही कंपनी है यार, मुकेश अंबानी थोड़ी ना, एग्जैक्टली एक बहुत छोटी सी कंपनी, कहने को, करोड़ों रुपए कमाने वाले बहुत हाँ बैठे हैं इंडिया के अंदर, एग्जैक्टली गली कहने, गली में बैठे हैं, हाँ वो लोग नहीं मिल पाते ना उन लोगों से। तो मेरा उन लोगों के सब एक्सेस बनना शुरू हुआ ना, तो भाई मतलब वो फील जो है ना कि यार कहाँ पहुंच गए हो, वो बहुत अलग है। True. अभी मेरे पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे मेन चैनल पे, 12-13 लाख ही सब्सक्राइबर्स है जी अभी। शायद अभी के टाइम पे मेरे व्यूज भी नहीं आते, और शायद कभी भी नहीं मेरे को बहुत ज्यादा व्यूज आए, जी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैंने अभी वीडियो डाली और कल मेरे 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज हो जाएंगे, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पर इज्जत है। हाँ हाँ यार, ये मार्केट आपने डेवलप करी है, आपको पता है ना, वर्ल्ड के मोस्ट सब्सक्राइब डिजिटल मार्केटिंग चैनल थे एक हाँ, टाइम पे, अभी भी हो, अभी भी हो। अभी भी हो।
तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इतनी सी मतलब इतनी बड़ी दुनिया, इतनी सी नीश, उसके अंदर इतने बड़े प्लेयर हो, तो छोटी बात नहीं है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एंड स्पेशली कि मतलब जिस मार्केट में आपने नाम बनाया है, इट्स अ वेरी हार्ड मार्केट टू क्रैक इनटू, कि हर कोई दूसरा बंदा स्कैम कर रहा है, हर दूसरा बंदा कोई मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है, उसके अंदर कोई बंदा जेन्युइनली आकर के बोल रहा है कि देख यार मैं स्किल के ऊपर ध्यान दूंगा, पैसा बनाना तेरी मेहनत का काम है। मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ, मैं अपने कोर्स बेचता हूँ, मैं क्लियर, मैं ऑफलाइन भी जब पढ़ाता था मैं ये बोलता था, मैं कहा मैं तेरे को चीज सिखा दूंगा, एग्जैक्टली। मैं करोड़पति नहीं बना सकता तेरे को, मैं तेरे को एड चलाने सिखा दूंगा, एड स्केल करनी सिखा दूंगा, मैं तेरे को वेबसाइट बनाने सिखा दूंगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तेरे को मेरा कोर्स करके तू रातों रात करोड़पति बन जाए। उसके लिए तरीका बहुत सारी चीजें चाहिए ना। तरीका भी वही है यार, लेकिन वो मार्केट में तो ऐसे। एक सिंपल सी बात, मेरा स्केल नहीं होता ना, बात क्या हाँ। है, हमारे एवरेज दिन के 3 से 4 कोर्स बिकते हैं। हम्म। जब कभी न्यूज व्यूज में प्रमोशन, जैसे अभी इस वीडियो में कुछ बोल दिया, हम्म। वीडियो में थोड़े व्यूज ज्यादा आ जाएंगे, या इसको मैंने अपनी कम्युनिटी पे शेयर कर दिया, तो हाँ। हाई चांसेस है कि उस दिन की सेल 20-25 तक चली जाएगी, क्योंकि मैं एड्स रन नहीं कर रहा हूँ। बीच में मेरा मन किया था एड रन करूंगा, पर फिर ना मैंने देखा कि गलत ऑडियंस आ रही है। कैसे? मतलब क्या होता है, लोगों की ना एक्सपेक्टेशन अलग लेवल पे सेट हो रखी है। लोगों को लगता है 500 रुपए में मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है और सब कुछ सीखना है। जी जी। ठीक है, उनके दिमाग में वो सेट हो रखा है। 99 रुपीज में तो लोग सिखा रहे हैं जी। यूट्यूब में तो बतेरे फ्री में पट्टे हैं। यहाँ पे तो ये 99 तो मत बोलो, क्योंकि जिसने आपको पता है क्यों कह रहे हो, जिसने स्टार्ट किया है पूरी गेम 99 वाली, उसी के साथ था मैं, उसी को बहुत पैसा कमा के दिया है मैंने। तो तो बेसिकली ये जो 90 कुछ भी है, हाँ मतलब हाँ। लॉजिक मेरा ये है, ये जो कम टिकट साइज वाले हैं लोग उससे कंपेयर करने लग गए। और मैं खुद सोच रहा हूँ, मैं कहा भाई, मैं जो तुमको बता, जैसे मैं अपनी फेसबुक एड्स की बात करके चलूँ, तो फेसबुक एड का कोर्स मेरा 2.5-3 घंटे का बस। मैंने उसमें पैनल वैनल नहीं सिखाया, स्ट्रेटजी सिर्फ, 40-45 मिनट सिखाया होगा पैनल बस। बाकी सारी स्ट्रेटजी है। हाँ, मैंने कहा भाई देखो, ये क्रिएटिव टेस्टिंग होती है, क्रिएटिव टेस्ट हम्म। ऐसे होता है, स्केल ऐसे होता है, इस टाइप पे जब ये केपीआई मीट हो जाए तब स्केल करते हैं। जी जी मेरे जी। D2C की स्ट्रेटजी है ना, वो रन करके नहीं दिखाई है, ऐसे बताई है। ऐसे कि आपको क्या करना है, आपको ये 6 तरीके के कैंपेन बनाने हैं, पहले कैंपेन में ऐसा कुछ करना है, दूसरे में ये करना है, ऐसे एडसेट क्रिएट करने हैं, क्रिएटर्स ऐसे हो सकते हैं, ये चीज ऐसे हो सकती है, ये ऐसे करिए मैंने। तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें भाई मेरे 14 साल के एक्सपीरियंस की है, हाँ और कोई बंदा वो चीज कैसे दे सकता है 500 रुपए में। यार, उसकी फनल दूसरी है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि 99 बुलाऊंगा, फिर पीछे 10,000 बेचूंगा, फिर पीछे 1 लाख बेचूंगा, और फिर लास्ट में मास्टरमाइंड कोई ले गए तो 5-7 लाख रुपए और आ गए। तो आपका वो नहीं है, आपको कह रहे भाई मेरे को सरदर्दी पालनी नहीं है, मैं सामने बोलूंगा और जो बोलूंगा वही बेचूंगा। ये प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है, इसका अपसेल कुछ नहीं हाँ है। वही, तो वो ट्रांसपेरेंसी मार्केट में है क्योंकि नहीं अब। मुझे लगता है यार, ये 2,000 रुपए 2,500 रुपए के कोर्स तो यूट्यूब पे फ्री कर दो। हम्म। अभी हमने पॉडकास्टिंग का कोर्स था, हमने फ्री निकाला, एग्जैक्टली, तो उसमें कितने व्यूज आए हैं। हाँ, तो वो पेड है ना, हम्म। लॉजिकली तो लोग पैसे कमा के कर रहे हैं ना। हम्म। अगर मैं उसको बेचना ही चाहता, आराम से 1000 कोर्स तो बेसिक बेच ही देता। हम्म। 2,000 रुपए का अगर मैं रेट रखता तो बहुत चीप रेट था। हम्म। 2,000 रुपए में 1000 बेचना इज अ गुड अमाउंट। यूट्यूब नहीं दे सकता मुझे, पर मुझे लगता है ये ना 2,000 वाली टिकट साइज में मुझे घुसना ही नहीं। 1000-2,000 रुपए वाली चीजें फ्री कर दो, तुम कर लो भाई फ्री, मेरे को देनी नहीं। अंडरस्टूड है। मैं कोई भी एक चीज दूंगा, वो एक प्रॉपर कंप्लीट चीज दूंगा, अपसेल कुछ नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक मेरा कुछ और है। मेरा लॉजिक ये है कि मेरे को कोई फॉलो करे, किसी ने मान लो मेरे से मार्केटिंग का कोर्स लिया, उसने मार्केटिंग एड चलाई और स्केल कर गया जी। करेगा स्केल ना, अगर वो ढंग से करेगा तो। अब कल को वो मुझ पे ट्रस्ट करेगा, कल को उसको फंडिंग चाहिए हो तो मेरे पास आएगा, और मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। इंडियन एलेक्स हॉर्मोजी बन रहे हो। हाँ बिल्कुल, बस यही मेरे भी लॉन्ग टर्म गेम यही है मेरे को ई कॉम बनाने हैं, हाँ। और साथ में उनको फंडिंग डाल करके हाँ। उसमें स्टेक रखना है, बस, उनको स्केल करना है। बस, मेरा बस, सिंपल से यही आइडिया है। तो मुझे समझ में आ गया, और ये मेरे को 2018 में समझ में आना शुरू हो गया था, जी। शादी से पहले 2018-19 में मेरे को समझ में आने लगा, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके जो बेम बनती है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं कमा सकता। चलो इसी के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर। आपने अभी तक एक बॉल पार्क फिगर दो, कितने स्टार्टअप्स में मोटा मोटा कितना अमाउंट डाला होगा? 32 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया होगा। 32 स्टार्टअप का पोर्टफोलियो है, जिसमें से कितने आगे बढ़े? यार सभी चल रहे हैं अभी, जिंदा है? और हाँ सभी जिंदा है, और एक ने राउंड रेस किया है, और एक ने राउंड सारा रेस करा। पैसा रिकवर हो चुका है। ठीक है, मतलब जितना था वो उतना डबल हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अभी ये एग्जिट कहीं से नहीं लिया गया, तो वो तो पेपर पे डबल हुआ ना फिर। सब कुछ पेपर में ही हुआ है यार, हाँ। लॉजिकली तो पेपर में ही डबल हुआ है, बट सारे प्रॉफिटेबल है अंडरस्टूड। और सारे सब सही है। ठीक है, नाउ ये हो गया कि आपने उनमें डाला। नाउ आपने क्या क्राइटेरिया रखा कि मैंने इसके अंदर डालना है पैसा? मैं आपके पास आ रहा हूँ कि साहिल भाई
ये मेरी ये रुमाल बेचने की कंपनी है, ये मैं इसका कुछ इनोवेटिव कर रहा हूँ, मेरा रुमाल आपको ठंडक देगा, मेरा रुमाल से आपको हाइड्रेटेड रहोगे, तो अब इस स्टार्टअप में डालोगे नहीं डालोगे, क्या देखोगे ऐसा कि इसके अंदर कह रहे हो कि हाँ मैं डाल रहा हूँ? मैं 2-3 क्राइटेरिया, जी। एक पहले जो फाउंडर है, मतलब मैं शार्क टैंक से भी ज्यादा खतरनाक मुझे हाँ, लगता है, वो तो यार पैरामीटर्स है 40-45 मिनट का होता है उनका। मेरा, उनसे भी ज्यादा पैरामीटर्स है खतरनाक। ठीक है, पहली चीज, वो बंदा मेरी सुन ले, ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मार्केटिंग मैं हैंडल करूंगा, अंडरस्टूड है, स्टार्टिंग का एसओपी मैं बना के दूंगा, और तुमको फिर स्केल करना गाइडेंस मैं दूंगा पूरी। डन है, तो मैं मान के चल रहा हूँ मुझे करना है तो मेरी सुन ले, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है नहीं आदमी हाँ के, अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है नहीं हो पा रही। ठीक है, दूसरा, मुझे लगता है कि क्या मैं इसको स्केल भी कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जानना भी चाहता हूँ या फिर नहीं जानना चाहता। पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब अगर कोई आज के टाइम पे फूड स्टार्टअप मेरे पास आता है जी, तो खाना बढ़िया होता है और कुछ बढ़िया काम कर रहा होता है, मुझे लगता है यार इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब ऐसी कंपनियों में मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। डन है, फाउंडर ठीक लग रहा हो, खाने का बंदे के खाने में जाऊँ, मुझे पता हो जाएगा ठीक क्योंकि है, वो मेरे को समझ में आता है और वो मैं स्केल कर दूं। ठीक है, तो दूसरा क्राइटेरिया है मेरे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तीसरा, फाइनेंशियली कंपनी ठीक हो। हम्म, फाइनेंशियली ठीक हो मतलब वो बंदा मेरे पास इसलिए ना आया हो क्योंकि उसमें पैसे नहीं है। हम्म, ठीक है, आ सकता है उसके पास पैसे नहीं है, उसको स्केल करना है, पर उसको पता होना चाहिए वो पैसे लगा के वो प्रॉफिटेबल हो जाए। उसके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए भाई पैसे लेंगे फिर एक और बंदा में रेस करेंगे, फिर एक और रेस करेंगे और ऐसे एग्जिट कर, मेरे को करना ही नहीं वो। मेरे को फंडिंग वाले गेम के लिए इन्वेस्ट नहीं करवाना, मेरे को इसलिए करना है कि भाई मेरे पास 32 कंपनी है, हाँ, मैं एक इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सस्टेनेबल, ठीक है, मैं ठीक है, इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई वो कल को बढ़ बढ़ के यूनिकॉर्न मतलब वो घिसे और मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो जाए और एग्जिट हो जाए, तो फिर क्या होगा, फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हो। जी, अभी क्या है, वो सारी कंपनी चल रही है, प्रॉफिटेबल है ना, तो मैं अगर चाहूँ तो वहां से अपना प्रॉफिट शेयर ले सकता हूँ, तो अच्छी चीज है ना ये, रिस्क तो नहीं हुआ ना। तो अंडरस्टूड, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि फाइनेंशियल्स कंपनी के ठीक हो, या फिर फाइनेंशियल्स नहीं भी ठीक हो तो उसको पता हो उस फाइनेंशियल्स का क्या करना है। एक आइडियल सिनेरियो में कैसे लेके जाना है कि आपके आने के कि बाद अभी वो कोई स्टार्ट कर रहा है यार, उसको लगता है कि यार अभी कंपनी के अंदर इतने पैसे और डाल दूंगा तो मेरा एक प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको टेस्ट कर पाऊंगा, और मुझे वो टेक प्रोडक्ट में मजा आ रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कैसे चलेगा, कैसा होगा, और पर्सनल मेरे यूज केस के लिए भी वो सही है। जी, समझ गए ना? अंडरस्टूड है, तो अंडरस्टूड, मेरा ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया है। ठीक है, मतलब और इसी के अंदर मैंने डाल दिया कि मेरे वो होना चाहिए, मेरे को ना पर्सनल यूज केस भी हो कहीं पर्सनल पे, यूज केस निकल जाए तो मजा आ जाता है। तो ये भी एक ठीक है, क्राइटेरिया बन जाता है कि मैं उसको यूज कर पाऊँ, और उसको फूड में इन्वेस्ट किया तो जा पाऊँ, कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया तो मेरे लिए आ जाए, कोई टेक में इन्वेस्ट किया तो मैं उसको यूज करता हूँ। अंडरस्टूड है, तो ये 2-3 चीजें, इसके अलावा भी कुछ है या यही मेन है? बस यही है और बहुत बड़ी चीजें है। तो पहला मतलब फाउंडर और आपका कनेक्शन, सामने वाला फीडबैक के ओपन हो, हाँ। दूसरा कि भाई कंपनी के फाइनेंशियल्स हो, हम्म, एंड तीसरी चीज जो आपने कही कि पर्सनल इंटरेस्ट है कि नहीं बिजनेस मॉडल के अंदर, वो कोई यूज के सारे नहीं आ रहा, दीज आर द मेन थ्री थिंग्स। नाउ इस चीज के ऊपर आपने बेट ली कि हाँ यार बंदा सुन रहा है और धंधे के फंडामेंटल अच्छे है, ये नहीं कर रहा कि भाई मेरे को सिर्फ आज इससे उठा लूंगा फिर कल किसी और से और उठा लूंगा। फंडामेंटली डेफिनेशन में ये कह रहा हूँ कि बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग, हाँ वही क्यों मतलब, पैसा कमा रहा है, हाँ ये कमा लेगा। डन है, हम्म, अंडरस्टूड। हम्म। इसके बाद आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, तो आपका गोल क्या रहता है कि किस टाइम पे, मतलब हर इन्वेस्टर का रहता है कि एक तो ये मेरा थोड़ा सा सेक्टर है कि इतने से इतनी जो एज की कंपनी है उसके अंदर करूंगा इस लेवल की, दूसरी चीज कि इस लेवल पे आएगी तो मैं अपने पैसा बाहर निकाल लूंगा। मेरा आइडिया नहीं है निकालने का, जी, सिंपल सी बात, मेरा निकालने का आइडिया ही नहीं है, हम्म, पड़ा रहने दूंगा। मैं इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा कि पैसे निकालने हैं। हो सकता है जैसे अभी मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी कंपनी बेचूंगा, जी, मैं बेच दी ना, तो सिमिलरली कभी सोचा नहीं है कि कभी कंपनियों से एग्जिट करूंगा, बट कभी बहुत अच्छा एग्जिट मिल गया तो ले लेंगे। अंडरस्टूड है, बट कोर गोल नहीं है कि एग्जिट करना है, कोर गोल यही है कंपनी कल को बड़ी बने, बहुत बड़ी बने, और मेरा नेटवर्थ बढ़े। देखो जितना जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए ना वो तो है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब वो नेटवर्थ वाला टैग चाहिए अंडरस्टूड। और उसमें क्या गोल है आपका? ना हो जाए। फिर तो मेरा अगर भी- गोल की बात करनी चले तो हम्म, मेरा है 100 करोड़ रुपए महीने, ठीक है, बस। हम्म, अभी जो नेक्स्ट गोल है मेरा, मेरे को ये चाहिए 100 करोड़ रुपए महीना कमाना अंडरस्टूड है, है। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ इंक्रीज ना पूरा की, नहीं, मेरी कमाई होनी चाहिए, ये मेरा अच्छा, प्रॉफिट होना चाहिए। पर्सनल पॉकेट हाँ, मनी, तो मतलब अगर हम 10,000 करोड़ का 1% माने, ऐसा। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, ठीक है भाई साहब। तो आपकी पर्सनल जो गोल है दैट इज कि 100 करोड़ रुपए महीने का आना चाहिए घर पे, ठीक है।
नाउ ये होगी थोड़ी सी स्टार्टअप टाइप की बात। नाउ आप इस इकोसिस्टम में हो, आप इन्वेस्टेड भी काफी सारी कंपनीज में हो, आप शार्क टैंक वालों से बातचीत करते हो, एंड काफी हद तक आपने जो भी इससे पहले भी आपका एक्सपीरियंस रहा एजेंसी के अंदर, तो आपने इसी स्टेज की कंपनीज को हैंडल किया है इंडिया के अंदर। हमारी पहले एक बारी बात हुई थी कि कैसे कंपनीज कई कई हद तक फ्रॉड ही करती है, वो कम नंबर्स घुमाती है, कुछ कुछ मतलब उनके हेरा फेरी चलती रहती है। नाउ विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, थोड़ा सा आप फॉर्मूला बताओ कि ये लोग करते क्या है और किस तरीके से करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आता है इन टर्म्स ऑफ सामने वाले जो जनरल ऑडियंस दिखती है आपकी मेरी जैसी, उनको क्या दिखता है, एंड जो इन्वेस्टर है उसको क्या दिखता है। कुछ तो बेसिक चोरियां होती है जो इन्वेस्टर से भी चोरी होती है। जी। वो क्या होता है कि अंडर प्राइसिंग कर दी। हम्म, मतलब एग्जाम्पल के लिए हमने किसी को कोई चीज बेचनी थी, जी। वो बेचनी थी 100 रुपए की। हाँ, मेरे को देखो कोई चीज 100 रुपए की देनी थी, मैंने देखो 20 रुपए की दी थी ऑन बुक्स, ठीक है, और मैंने देखो कब 40 रुपए 50 रुपए मुझे कैश में अलग से देती। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है। ऑन बुक्स हम्म, तो हमने ट्रांजेक्शन कर ली है, जी। और कंपनी तो लॉस कर ही रही थी, तो ये भी लॉस ही है, बट वो अंडर द टेबल में घूम रही है। ठीक है। कई में इसका उल्टा होता है, ओवर प्राइसिंग हो जाती है। अच्छा। मतलब 100 रुपए की चीज थी, मैंने तेरे को 200 रुपए की बेच दी, हाँ, और तूने मेरे को फिर से पैसा ट्रांसफर कर दिया 10 रुपए में। जैसे उसका फायदा क्या हुआ। अब मेरे को कंप्यूटर लेना था कंपनी के, ठीक है। तो मैंने तेरे से कंप्यूटर ले लिया। हम्म, कंप्यूटर का एक्चुअल रेट था 2 लाख रुपए, तो 20,000 रुपए मैंने तेरे से 2 लाख रुपए में ले लिया। ठीक है। तेरे को मेरी प्रॉफिट आ गया। तेरा प्रॉफिट आ गया, हाँ, तूने 50,000 रुपए मेरे को अलग से बना दिया। अंडरस्टूड है वहां से। एंड वहां से टेक्निकली तो मेरा जीएसटी जा रहा है, मेरा टैक्स जा रहा है पूरा। तो तेरा तो जा रहा है ना, पर्सनल तेरी इनकम में भी। एक्चुअल 20,000 रुपए की आइटम 2 लाख की बिक गई। अब तू एक्सपेंस कैसे भी बुक कर, वो तो तेरा कंपनी का अटैक है ना। यार मैं B2B की बताता हूँ, B2B में सेटिंग होती है। हाँ, तो हमारा केमिकल का काम है, तो केमिकल के काम में क्या होता है, अगर आपको किसी कंपनी में माल सप्लाई करना है, जी। तो उसके परचेज डिपार्टमेंट से सेटिंग करनी पड़ती है। हम्म, हर एक ऑर्डर के ऊपर उसको कुछ कट देना पड़ता है, कोई कैश जाएगा उसको। अंडरस्टूड। तो ये होता है, तो वैसे ही वहां पे भी सेटिंग होती ये तो बेसिक तरीका होगा है। कि अंडर ये होगी वैल्यू ओवर वैल्यू। इन्वेस्टर से चोरी, ठीक है, ये है इन्वेस्टर से चोरी करनी है। ठीक है। अब ऐसी चीजें भी हो रही है जहाँ पे इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। जी। तो वहां पे क्या होता है, इन्वेस्टर 4 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करके बैठा है, हाँ जी। और चारों कंपनियां आपस में कहीं ना कहीं ऑपरेशनली लिंक्ड है। हम्म, ठीक है, और वो चारों ऑपरेशनली लिंक्ड है, तो क्या होगा, सिर्फ चीजें घुमाई जाएगी, सेल घुमाई जाएगी, पर होगी नहीं। होगी नहीं। अंडरस्टूड है। तो ऑन बुक्स सेल दिखा दी गई 1 करोड़ रुपए की, हाँ, पर एक्चुअली सेल्स कुछ है ही नहीं। हाँ, और इन चारों ने जब 1 करोड़ की सेल घुमाई ना, हर एक कंपनी क्योंकि लॉस मेकिंग थी, हर एक कंपनी को लॉस हुआ, और एक्चुअली तो लॉस हुआ ही नहीं, हाँ, क्योंकि एक्चुअली तो सेल हुई नहीं। हुई नहीं है कुछ। तो वो जो लॉस बुक किया गया, वो लॉस कहाँ से गया, इन्वेस्ट कहाँ गया, हमारे पास, कंपनी के बुक्स में से हट करके पैसा अपने पास आ अपने गया पास आ डायरेक्टली। गया। तो अब वो इन्वेस्टर के साथ भी शेयर होता है, वो बोर्ड के साथ भी शेयर होता है, और कहीं पे भी शेयर होता अंडरस्टूड है। है। ऐसी चीजें भी होती तो हैं। तो इन्फ्लेशन बेसिकली किया जाता है, और इससे देखो 2 गेम हो रही है ना। इन्वेस्टर का पैसा खुद का तो लगा नहीं, पीछे से पैसा मिला उसको। इन्वेस्टर उसने भी मार्केट से उठाया बेसिकली। हाँ, उस इन्वेस्टर तो खुद, अगर मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ, मैं अपना पर्सनल लगा रहा हूँ, जी। बट अगर मैं VC हूँ, तो वो तो मार्केट से तो उठा मैं तो रहे हैं ना। किसी और से उठा के आगे दे रहा हूँ, हाँ। और उनके पैसे सीधा प्योर लग रहे हैं यहाँ पे। मैंने तो उनसे कहा रखा है, भाई अगर वो 15% से ऊपर गया, तो मैं इतना % लूंगा। मेरा वो पैसा डूब भी गया, तो उस सामने वाले को लॉस होना है, मेरा कोई नहीं होना। वो जस्ट SIP की तरह ही है, जैसे अंडरस्टूड है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही वो भी VC भी इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स के अंदर। अंडरस्टूड है। तो अब क्या हुआ, अब इस गेम के चक्कर में तेरी सेल्स इन्फ्लेट होगी, जी। या फिर ये गेम इन्वेस्टर को नहीं पता थी, किसी कंपनी वाले ने अपनी सेल्स को इन्फ्लेट कर दिया। एक्चुअली हुई थी 100 करोड़ की सेल, बट रिपोर्ट करी 800 करोड़ की सेल। अच्छा। अब 800 करोड़ की अगर रिपोर्ट सेल दिखा दी उसने, तो वैल्यूएशन भी उस तरीके से बढ़ेगी। वैल्यूएशन बढ़ेगी तो इन्वेस्टर का पैसा मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई देगा ऑन बुक्स। हाँ। आने का तो इन्वेस्टर भी कुछ। तो यार मतलब तो कुछ ज्यादा ही मतलब हो गया ये। आपने असलियत में देखे ऐसे नंबर्स की, एक का सीधा 8 दिखा दिया, 10 दिखा दिया, 15 दिखा दिया। 60-70% इन्फ्लेशन तो सुना है मैंने। तो 70% भी बहुत होता है। अगर 100 करोड़ की सेल है, मैंने 170 की दिखाई, उस पे मेरा टैक्स जाएगा, पीछे से जो एक्सपेंसेस अगर उतने नहीं दिखा पाता मैं बाय चांस, तो मेरा भाई साहब सरकार को अलग से कट जाएगा। नहीं, अगेन तो समझ नहीं रहा, कंपनी एक है, वैल्यूएशन बढ़ी ना मेन तो। कंपनी एक है जी। उसका पैसा कहीं और से आया हुआ है, वो अकाउंट में पड़ा है। मान के चलते एक कंपनी है, हाँ। जिसमें तू CEO है, हम दोनों को फाउंडर्स है। ठीक है। ठीक है, हमारे पास जितने भी % चेक है, हमको क्या लेना ना, हमको सैलरी मिलती है।
ठीक है, ठीक है, हम दोनों, तू 1 करोड़ की सैलरी ले रहा, मैं 1 करोड़ की सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है। हमारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए पड़े। हम्म, अब हर एक सेल के ऊपर अपने को लॉस होता है। अब ये जो मैंने गेम बताई, कुछ भी जुगाड़ करके, कुछ भी चोरी करके, हमने ऊपर से 5 करोड़ रुपए कमा लिए। अच्छा, 2.5 करोड़ तेरे, 2.5 करोड़ मेरे। ठीक है, ठीक है, हमारे 2.5 करोड़ बन गए ना। अब बन गए। कंपनी जाए चाय पीने कुछ भी करे। अब जो कंपनी 100 करोड़ की थी, 100 करोड़ मान लो अकाउंट में पड़ा था, कंपनी की वैल्यूएशन 500 करोड़ थी। अगले राउंड के अंदर वो 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हो गई। हाँ, हुआ कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुक्स में हुआ है, हाँ, बट 1000 करोड़ की कंपनी हो गई। हाँ। अब वो जो जो भी हो रहा है, तू कह रहा है गवर्नमेंट को टैक्स देना है या कुछ भी देना है, वो 100 करोड़ में से जा रहा है ना, जो मेरे अकाउंट में पड़ा है। तेरे 2.5 करोड़ को, तेरी सैलरी को कोई नहीं छेड़ रहा ना। हाँ, हाँ, तेरे हाँ, पास भी हाँ। 3.5 करोड़ आ गए, मेरे पे भी 3.5 करोड़ आ गए, सैल- कंपनी के अकाउंट से जा रहा है, जाने दो। अच्छा। अब सिंपल सी बात, अगर हमारी कंपनी, अगर आज और कुछ लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं, नाम नहीं लेता मैं, हाँ। एक लिस्टेड कंपनी है, लॉस में है, हम्म, ठीक है, लॉस कितना है, 10 करोड़ रुपए साल का। हम्म, 10 करोड़ रुपए साल का कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हम्म। बट कंपनी के अकाउंट में 2000 में 2,500 करोड़ रुपए पड़ा है। अच्छा। 2,500 करोड़ का मतलब क्या हुआ? 10 करोड़ रुपए अगर मान लो महीने का भी करती है कोई कंपनी लॉस, हम्म, तो 120 करोड़ रुपए साल का हुआ। हम्म, 2500 करोड़ रुपए किसी अकाउंट में पड़ा है, अगर किसी ने आईपीओ निकाला और 2500 करोड़ रुपए उसने रेस कर लिया तो एक बारी में ऊपर, देके निपटा सकता तो है। उसके पास में 20 साल का पैसा पड़ा है। 20 साल के बाद वो पैसा खत्म होगा, अगर वो कंपनी 20 साल तक प्रॉफिट में नहीं आती है। 20 साल तक उस बंदे को सैलरी मिलती रहेगी, 20 साल तक सब कुछ होता रहेगा। अभी क्या है, वो हम सोच नहीं रहे साइकिल से ना। ऐसा तो सैलरी पे टैक्स भी तो सरकार उतनी काट, तो क्या हो गया, 30% सीधा खा लेगी। तो क्या हो गया, जहां कुछ नहीं मिल रहा, वहां 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिल, क्या चाहिए यार। उसके बाद जो मैं कह रहा हूँ, जो चोरी का पैसा है, चोरी के पैसे तो सीधे ही सीधे आ रहे हैं ना। फायदा क्या है, इससे अच्छा है कि बारी बनाओ, अच्छा बिजनेस बनाओ, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, उसको एक बारी में एग्जिट लो अच्छे लेवल की, कोई जरूरी नहीं रोक होता थोड़ी हर रहा एक है। को एग्जिट मिलता है, तो कितनों को एग्जिट मिला है। एग्जिट वर्दी बिजनेस बनाओ ना, फिर तभी तो मिलेगा। मैं तो कहता हूँ एग्जिट बनाना ही क्यों है, गोल तो वो नहीं होना आइडियली चाहिए। एग्जिट के लिए प्लान ही मत करो, एग्जैक्टली, गोल बिजनेस होना चाहिए बनाओ। कि धंधा है बढ़िया बनाना है, मेरे को गलेदारी वाला धंधा बनाना है। अरे यार समझना, मैंने बहुत मेहनत करी, हाँ जी। बहुत सारे बिजनेस बनाए, हम्म, बहुत कुछ किया, हम्म, तब जाके मैंने अपनी कंपनी एक छोटे से अमाउंट में बेची। जी। एक बंदा जिसने 1.5 साल पहले कंपनी शुरू करी हम्म, और उसने रातों रात पैसा रेज किया, हम्म, उसने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन मेरी कंपनी से 20-30 गुना बड़ी कर, हाँ जी। 1-1.5 साल के अंदर, ठीक है, 20-30 गुना बड़ी करके उसने अपना एक ईसॉप बेच दिया। हम्म, जितना मैंने कंपनी बेच के कमाया, उतना उसने कमा लिया। कंपनी लॉस में, सब कुछ लॉस में, पैसा तो आ गया। पैसा तो आ गया ना। तो फंडिंग गेम में पैसा तो आ ही रहा है। एथिकल नहीं है यार ये, मतलब। मतलब एथिकल है या नहीं है, वो तो मतलब ये तो मुझे लगता है कि वो वाली बात है, सोचने वाली बात है कि क्या है क्या नहीं है। हम्म, बट कंपनी बड़ी बन गई, हाँ, पैसा आ पैसा गया। आ गया, सैलरी मिल रही है, इज्जत अलग है, कंपनी ये कौन है भाई तुम्हारी, इतनी बड़ी कंपनी है भाई, इज्जत कितना तो लॉस है। कर रही है, किसी को क्या लेना देना। तो ये तो चलो ठीक है, कुछ एडवांस भी हो गए, बेसिक हो गए, इसके अलावा भी और कोई तरीका है कि यही मेन मेन है कि हाँ यार इसके यार थ्रू ही। मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, उसमें 16-17 तरीके के बनाए थे, मैं तेरे को बता, आई बटन में डाल दी, हाँ जी, ठीक है, डालूंगा। उसमें 16-17 तरीके मैंने बताए थे बकायदा, कि मतलब कैसे स्टार्टअप घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं। हाँ, जिसका आपने थंबनेल में डाल दिया था एक कंपनी का, हाँ उसमें जिसका बाद में आया था आपको। हाँ। हम्म। वो भी बड़ी मजेदार स्टोरी है भाई, किसी बताना कभी किसी दिन पॉडकास्ट वो वगैरह ना में। बताए तो बढ़िया ही है, हाँ, वो ना बताए तो तो बढ़िया ही है। चलो ठीक उससे है। फिर ये पता लग जाएगा ना कौन सी कंपनी हाँ, रिलेटेड है। बस नहीं बताना भाई, माफ करो। फालतू में केस नहीं चाहिए। हाँ तो ये हो गई स्टार्टअप की बात। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं आज कि आपको कोई धंधा खड़ा करना है, तो किस साइड में आप कहोगे कि हाँ यार इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर मैं पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इसकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिख रही है मुझे। यही टेक, एआई, टेक में भी ये किस स्पेसिफिक डोमेन के यही अंदर, क्या है एआई से रिलेटेड? जनरेटिव कुछ, एग्जांपल दो एक दो। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ईआरपी हो जिसपे चैट जीपीटी की लेयर लगी हो हम्म, और वो सब बता दे। नॉर्मली तुम्हारा ईआरपी चलता है ना, हम्म, अब उस ईआरपी को लॉजिकली, मतलब अगर उसके ऊपर कोई एआई की लेयर हो तो हम्म, उसको सब पता है, हम्म, कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सीधा इनसाइट दे, हम्म। एचआर के मेल अपने आप चले जाए, बहुत सारे काम अपने आप हो जाए, ऑटोमेशन हो गई। ऑटोमेशन। अंडरस्टूड। मुझे सीधा ऐसा लगता है अच्छे कॉर्पोरेट को टारगेट कर रहा है कि मतलब ये तो हाँ, सीधा। और मैं कहता हूँ एसएमई भी यूज करेगा ना उसको, क्या प्रॉब्लम है।
एसएमई को तो यार उनका देसी हुआ है, लेकिन ये बड़े पता है कॉर्पोरेट्स क्या में अच्छे से जाएगा ये। बात ये है कि एसएमई अगर बड़ा बनना चाहता है ना तो उसको टेक पे आना पड़े और वो आसानी से समझता नहीं आ नहीं है। पाता, नहीं आ पाता तभी वो। तभी बड़ा नहीं बन पाता ना हम्म यार। सिंपल सी बात, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम्म आइडियली तुमने कहीं से सीखा हो, हम्म या तुम्हारे अंदर कोई एनलाइटमेंट आ गई हो, तुमको कुछ नए कंसेप्ट अपने आप आ गए, या तुमने जुगाड़ करके बना लिए, तो बात अलग है और फिर तुम बड़ा बनोगे। हाँ वरना तुमको कुछ चीजें चाहिए जो तुम्हारे को, तुम किस सिचुएशन पे हो तुमको पता लगे। हम्म जैसे एग्जांपल के लिए एसएमईज टैली यूज करते हैं ना, या कोई जी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, हम्म बैलेंस शीट देखते हैं ना, हम्म प्रॉफिट लॉस देखते हैं ना, हम्म तो कंपनी को प्रॉफिट लॉस एनुअली क्यों किया जाता है? मंथली करना चाहिए ना। तो अगर, क्योंकि तुमने अकाउंटेंट रखा हुआ है, वो सीए तुम्हारा साल के साल फाइलिंग करता है, साल के साल पता लग जाता है। हम्म आइडियली तुमको मंथली करना चाहिए। तुमको अपने बिजनेस का साइक्लिक पैटर्न पता होना चाहिए ना, हाँ कि कब कहाँ कौन में से कितना हो महीने जा पे रहा है। सेल्स बढ़ती है, कौन से महीने पे घटती है। हम्म जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करके चलूं, हम्म तो ऐसा कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि मई जून में महंगे हो जाते हैं, हम्म जनवरी में सस्ते होते हैं। हम्म तो अगर मुझे वो साइक्लिक पैटर्न पता है तो मैं जनवरी में खरीद के मई जून में बेच सकता बेच हूँ ना। सकता हूँ। अब तुम कहोगे कि भाई हम तो ऐसा करते हैं, पर बहुत सारे लोग 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 100 को नहीं कर पाएंगे ना। नहीं कर 100 का तो बट 5। अगर जैसे इस पे टेक लेयर आएगी, वो 1 मिनट में साइक्लिक पैटर्न सबका निकाल के दे देगा हाँ कि कितने ग्राफ आ की जाएगा परचेज पूरा थी, पूरा। कितने की सेल थी, उसके हिसाब से पैटर्न निकाल के 1 मिनट में दे देगा। अंडरस्टूड है। तो ये एसएमईज भी कर सकते हैं, बट कहानी ये है वो करते नहीं। वो इवॉल्व होना नहीं चाहते कि हम तो ऐसे ही हैं, कुछ हमारा वो और कुछ हमारा। नहीं होगा यार, फिर इवॉल्व नहीं होगे तो अब टेक जितनी तेजी से बढ़ रहा है ना, हम्म रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाए। जैसे मेरे पापा बोलते हैं धंधे ना बहुत खुल गए। हाँ पहले क्या होता था, पहले ना धंधे बंद होते। हम्म इंटरनेट आने से आज सबको सबके रेट पता है। हाँ आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा। हाँ, तो अगर कोई इवॉल्व हो गया होता टाइम पे, हम्म तो उसने सॉल्यूशन भी निकालनी होते था इसकी। हम्म तो टाइम पे इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी एजेंसी मॉडल की बात करके चलूं तो मेरे हाँ लिए मैथ्स थी बकायदा, हाँ कि मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर अगर इस लेवल का है, लेवल 1 2 3 मतलब हर ग्रेड पे, हाँ अगर लेवल 1 का है तो मुझे वो अपनी सैलरी का 8x देगा, हम्म ये है तो 5x देगा, ये है तो, ऐसा मैथ बना रखा है। इतना आउटपुट तो लेना है। हमारे पास वो आउटपुट दिख रहा है बकायदा कि भाई कौन सा लॉस में जा रहा है। अगर कोई इंप्लॉय लगातार 2 महीने मेरे को लॉस दे रहा है, तो मैं उसको बता सकता हूँ भाई तू लॉस दे रहा है, तो हम्म अपना ये इनपुट सही कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हम करते ही नहीं ना। इतने अगर लेवल कोई पे कोई नहीं सेल्स वाला करता। बंदा है, कोई कंपनी चला रहा है, कपड़ा कपड़ा वाली दुकान है, साड़ी की हाँ बंदे की दुकान, हाँ 5 लड़के रखे हुए सेल्स वाले, हम्म सबकी इंडिविजुअल सेल कितनी आ रही है? बहुत कम लोग ट्रैक बहुत करते हैं। कम लोग ट्रैक करते हैं। ठीक है, तुम करते होगे, हाँ बट क्या तुमने कभी ऐसा पैटर्न देखा है कि कौन सा एम्प्लॉय लड़कियों को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है, कौन सा एम्प्लॉय फैमिली को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है? क्या तो ये तो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का प्रोडक्ट ज्यादा बेचने में अच्छा है या फिर नहीं है? तो ये तो गल्लेदारी वाले बिजनेस में तो हो ही नहीं सकता। आपकी साइड में मैं मानता हूँ कि हाँ ये मार्केटिंग सब में साइड हो है। सकता है अगर इसके ऊपर कोई टेक एनेबलमेंट कर दी जाए। टेक भी कैसे मैनुअली एंट्री आंखों थोड़ी करता रहेगा आदमी यार पूरे बिल दिन की। बनता है, हम्म बिल के अंदर सेल्समैन का नाम डाला जा सकता है। हाँ जी तो बिल के अंदर सेल्समैन के टाइम पे हम डाल सकते हैं कि भाई किसके नाम पे बिलिंग हुई है। तो अगर फैमिली फैमिली के नाम पे बिलिंग हुई है, शादी ओकेजन के लिए हुई है, तो हमको पता लग गया। और हमने एक पैटर्न निकाल के देखा कि हमारे यहाँ जो 5 एम्प्लॉयज है, इस 5 एम्प्लॉयज में से कौन सा एम्प्लॉय है जो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बेचता है। तुम देखोगे ना, एक पैटर्न निकल के आएगा। पैटर्न हर एक निकलेंगे। बिजनेस में निकलता है पैटर्न। वो बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन वो उस लेवल तक बिजनेस पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि वो पैटर्न नहीं रिकॉग्नाइज करते ना। वो तृप्त है, उनको ऐसा लगता है यार भगवान ने हमको छत दे दी है, रोटी दे दी है, और क्या चाहिए बेटा। सुख शांति से सो जाते हैं, कोई आके घर पे गाली नहीं देता, कोई पत्थर नहीं मारता, और क्या चाहिए। वो तृप्त है। उनको अगर बात करूं ना 100 करोड़ रुपए महीना, 10 करोड़ रुपए महीना, उनको बात नहीं समझ में आती वो क्या बातें चल रही है। वो 50 लाख 1 करोड़ पे खुश है भाई वो। वो 1 करोड़ में भी खुश नहीं है, वो 1 लाख 2 लाख रुपए में भी खुश है बहुत सारी दुनिया। बहुत सारे लोग ऐसे जो 2 लाख रुपए महीना कमाते होंगे ना, उनको ऐसा लगता होगा भाई है 2 लाख रुपए महीने का आदमी बहुत कमाता है। उनको पता ही नहीं है कि भाई इसके ऊपर की कोई सीलिंग भी है, और अगर कभी सीलिंग को कोई खुरेज देना, हाँ तो भाई क्या करना है यार, भगवान का दिया सब भगवान कुछ का है। दिया सब कुछ है। मैं जानता हूँ ऐसे पर्सनल लोगों को जो कि तृप्त है। मुझे दिखता है वो गोल्ड माइन पे बैठे हैं यार। तुम बस स्केल करने के लिए बैठे हो, तुम सब कुछ कर चुके हो। हम्म अब वो टाइम आ चुका है जब तुम 10x जा सकते हो 1 साल के अंदर ही, हम्म तो जा ही नहीं रहे। उनको समझाओ कि भाई करना नहीं, भाई हमको नहीं करना।
हम तो खुश है जिंदगी मेरे से। दिमाग में ना ऐसे लोग आ रहे हैं इस टाइम पे कि हाँ जिनको मैं भी जानता हूँ, जो हाँ स्टेबल हो गए हैं थोड़ा सा। और मतलब इतनी उम्र भी नहीं है उनकी तो यार, वो तो लड़के हैं अभी कुछ तो। भी हो, एज है ही नहीं यहाँ पे, ये कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। हम्म, सिर्फ वो तो बच्चे भूख भी की हो सकते बात हैं, है ना। बड़ा भूख है, वही ना। सारा चीज लेकिन भूख है। वही एक लेवल के बाद जाके कहते हैं यार मेरी एक स्टेबल फैमिली है, सब कुछ है, तो आदमी की एज के साथ वो कहते हैं कि चल ठीक है मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। ये तो जवान बच्चे हैं भाई, उनको भी है कि नहीं यार ठीक है इतना हो गया बहुत है, तो वो चीज तो मुझे आपकी लगी। बाकी एज फॉर बिजनेस वाला जो मैंने देखा है, मतलब काफी सदर बाजार जो है वहां पे मेरे काफी नोन है, कनेक्शंस वगैरह हैं, और कुछ एक्सटेंडेड फैमिली के लोग भी हैं। तो वहां पे जो मैंने गेम देखे ना, वहां पे आदमी उस लेवल पे जो आपने बात कही वो स्टेबल हो जाता है कि महीने का 3-4 लाख रुपए 10 लाख रुपए मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। मैं गल्ले वाला लाला बन के बैठा हूँ, 4 लड़के काम कर रहे हैं, एक को बोला माल ला, दूसरे को बोल माल बेच, तीसरे को बोल साफ कर, मैं सेठ हूँ। तो वो लोग उसके अंदर खुश है। उसको बता दो कि भाई साहब ये चीज आप ऐसे ऐड चलाओ, इसके अंदर आप ऐसे फनल डिजाइन करो, इसके अंदर आपका नहीं, ऐसे। उनको यही बोल दो कि भाई तुम ये जो काजू बेच रहे हो, हम्म, ये काजू 700 रुपए किलो है, अमेजोन पे 1500-1600 रुपए जाता है। हम्म, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको पास वाले प्रिंटर के बजा के पन्नियां छपानी है, उसको पैक करके अपने गोदाम पे रख देना है। हम्म, अब जो भी तुम बेच रहे हो ना, जब खुले में बेच रहे हो, उसको पैकेट में बेचना शुरू कर दो। जो 700 रुपए वाली आइटम है, 750 रुपए की निकल जाएगी। हाँ, पन्नी का खर्चा आया तुम्हारा 5 रुपए, 45 रुपए, वही दुकान से बिक रही है। हम्म, उसके बाद में तुम्हारा ब्रांड बन जाएगा, अपने आप को अमेजोन पे लिस्ट कर दो हाँ, और वहां पे भी बेचते रहो। हम्म, और अमेजोन पे जब ऑर्डर आएगा तुमसे उठा के ले जाएगा, हाँ। तुमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और वो अभी भी नहीं समझेगी। उसको स्टार्टिंग में तो पैसे देने में उसको उतना वो होता पैसे है। लगने ही नहीं है ना, मतलब उस इस मैं छोटी सी गेम बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, तुम जो बेच रहे हो, करंट जो काम कर रहे हो, उसी को हाँ, पैक करके ब्रांड बना के बेचने लग जाओ। हाँ, तो एक छोटा सा मार्कअप तो उसके ऊपर ले सकते हो। हम्म, छोटे से मार्कअप से ही शुरुआत कर लो ना। हम्म। लोग वो भी करने के लिए तैयार नहीं होते। वो नहीं मानते डिजिटल यार तो वो छोड़ तो। दे। डिजिटल तो मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट बनवानी हो, वेबसाइट छोड़ दे। मैं तो कह रहा हूँ अपनी दुकान के ऊपर एक छोटा सा चीज को बढ़ा लो, वो हम्म, भी करने के लिए तैयार नहीं लोग। अंडरस्टूड है। ठीक, ये चीज तो है यार, मतलब मैंने भी देखी है कि आदमी आसानी से नहीं मानता। उसको है कि मैंने ना ये चीज इतने सालों में ये करा है, तो मैं यही करूंगा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, कोई मेरे को धंधे को कुछ आशा ही नहीं, अभी भी आगे भी नहीं आएगी। उसको समझ नहीं आ रहा कि यार पहले जो तेरा इतनी सेल आ रही थी, उसके बाद तो यहीं पे टिका हुआ है इतने टाइम से, और इंटरनेट आ गया है, सब कुछ हो रहा है, बंदे ऑनलाइन तेरे सामने ऑर्डर कर रहे हैं, तेरी खुद की फैमिली इतना सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है। उसके बावजूद तेरे को समझ नहीं आ रहा कि हाँ आगे भी अगर मैं नहीं आया तो जो अभी भी धंधा आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो अगर मेरा मार्केट में शेयर है ही नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया का कस्टमर सगा नहीं है, जहां सस्ता मिलेगा वहां भागेगा। ठीक है। हम्म, तो अभी आपको लग रहा है कि आप किंग हो, बाद में क्या करोगे जब कल को तुमसे कोई सस्ता बेचने वाला आ जाएगा? हम्म, फंडिंग उठाओ बेचो। नहीं, मतलब फंडिंग वाली तो गेम ही अलग है। मैं तो एक नॉर्मल हाँ, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, वो नहीं समझ रहे ना। हाँ, चीजें बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। हम्म, जैसे कि साड़ी वाले की बात करके चलते हैं। आज कोई एक हैंडवर्क का काम बेच रहा है। जी, ठीक है। हम्म, अब पुराने जमाने की मम्मी लोग हैंडवर्क लेती थी। आज की जो यूथ है वो उसको ट्रेंडी चाहिए, जल्दी चाहिए। फास्ट फैशन जो में आ रहे इसने हैं। उसने पहना हो वो वैसा चाहिए। हम्म, और वो अगर उसको 10,000 रुपए में मिल रहा है, हम्म, और तुम वही सेम चीज हैंडवर्क में 2 लाख रुपए का बेच रहे हो, उसको नहीं समझ में आ रही क्वालिटी में डिफरेंस क्या है। दस तो में कहते लेके हो खुश मैंने हो भाई जाएगा। अंदर जो कपड़ा लगा रखा है ना वो ये है, ओके कपड़ा छोड़ 10,000 रुपए में ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो अब ऑडियंस स्विच हो नहीं है ना। हाँ, अभी से तुम इस पैटर्न को अगर समझने लग जाओ हम्म, तो तुम बहुत अच्छा काम कर सकते हो। बट तुम पैटर्न को ही नहीं समझ रहे। चीजें, मतलब अगेन मैं डेटा क्या कह रहा हूँ, क्या, अगर तुमको डेटा पता लग जाए यही हाँ जी, सेल्स का, जी, तो तुमको दिखाई देगा किस टाइप के प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं हाँ, और कब किस बिक टाइप के रहे हैं, प्रोडक्ट्स कौन की सेल खरीद रहा धीरे है। धीरे कम हुई है। हाँ, तुमको एक पैटर्न दिखाई देगा। तुमको ये पता लगेगा जो कस्टमर्स ले रहे हैं हम्म, इस टाइप के प्रोडक्ट, वो कौन कौन ज्यादा आ रहे हैं, कौन कौन कम आ रहे हैं। जी, हर एक बिजनेस में पैटर्न होता है, बट वो हम नहीं समझते। मतलब प्रॉब्लम ये है। मैंने तो यार बहुत एजेंसी का काम ही ये था ना। एग्जैक्टली, हम ऐड नहीं चलाते थे, हम पूरी पैटर्न मार्केटिंग रेफरेंस। हैंडल करते थे। हम्म, पूरी मार्केटिंग एंड टू एंड। तो हमको तो पूरा बिजनेस इनसाइड आउट समझना जरूरी है। हम्म, तो मैंने तो हर एक पे टेक लगाया। हम्म, केमिकल इंजीनियर था, हाँ पर जी। फिर भी टेक लगाया हर एक पे। टेक मतलब दिस इज काइंड ऑफ योर कम्पिटिटिव एज, जिसकी वजह से मतलब आपकी एजेंसी इतनी जल्दी स्केल हो पाई।
वरना हाँ नहीं कर चलो पाते लोग इस लेवल पे ना। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन भी इसलिए था कि हाँ, यूट्यूब से आपके पास एम्प्लॉयज आए, वहां से आपने हायर किया, वहीं से आपके पास क्लाइंट भी आ गया। तो इधर से क्लाइंट भी आ रहा है, इधर से एम्प्लॉय भी आ रहा है, वहीं पे इंटीग्रेट करके कर दिया। वहां से साथ साथ इंटरनेशनल लोग भी आने लग गए थ्रू रेफरल्स वगैरह भी। तो आपने पूरा एक वहीं पे बैठे बैठे इकोसिस्टम बना दिया। अब एक बार ही ना दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये तो हमने बात करी काइंड ऑफ टेक का एंड एआई का इम्पैक्ट ऑन बिजनेस साइड में हो गया, थोड़ा सा स्मॉल एंड मीडियम मेनली। ये अगर कोई एम्प्लॉय इसको देख रहा है तो उसको क्या देखना चाहिए कि यार एआई कैसे उसकी जॉब इम्पैक्ट कर सकता है, किस तरीके से उसको उसकी लाइफ में एक रोल प्ले कर सकता है एआई। या देखो अभी के टाइम पे सबके पास जनरेटिव एआई का एक्सेस है जी। जो कि फ्री है। हाँ। चैट जीपीटी फ्री है, हाँ। ठीक है। बिंग ब्राउजर डाल लो अपने कंप्यूटर के अंदर, बिंग ब्राउजर के अंदर तुम्हारे पास में ऑप्शन आता है डाली का भी, जहाँ से इमेज भी जनरेट कर सकते हो, तो वो भी फ्री है, ठीक है। अब मैं मिड जर्नी वगैरह की बात ही नहीं कर रहा, वो पेड है, पर तुम फ्री से भी काम शुरू कर सकते हो। अगर तुम एक्सेल की बात करके चलो तो अभी मान के चलो 6 महीने 8 महीने के अंदर हमारे एक्सेल के अंदर नेटिवली सब कुछ हाँ, AI है। इंटीग्रेटेड अभी आएगा। आ चुका है बेसिकली, बट ऐसा कहा जा रहा है जो विंडोज 13 आएगी ना, जी। 13 के अंदर पूरा एआई इंटीग्रेटेड होगा। हाँ, वो तो तो ऑब्वियसली। अभी के टाइम पे भी तुम अगर एक एक्सेल शीट इंपोर्ट करके देते हो एक्सेल के अंदर और उसको कहते हैं एनालाइज दे, तो एनालाइज करके दे देता है। तो तुम ये समझो कि तुम जो करंटली काम कर रहे हो उसको एआई से और एफिशिएंट कैसे कर सकते हो, बस तुम यही समझ जाओ। अगर तुम अपने काम को और एफिशिएंट कर पाओगे एआई के थ्रू, जी। तो कल को एआई तुमको रिप्लेस नहीं करेगा। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुम पक्का एआई से रिप्लेस होगे। बट इट्स वेरी स्केरी नो कि बहुत मतलब दुनिया कहाँ जा रही है। मेरे मेरे डर लगता है यार, मेरे को जेन्युइनली डर लगता है। हम्म, समझ, आज मेरे पास नॉलेज है, जी। वो नॉलेज तो गूगल के पास भी है, और वो गूगल हर एक जगह से डेटा से इकट्ठा कर सकता है, उसके पास आपसे तो ज्यादा और डेटा हमसे ज्यादा पॉइंट्स है। डेटा पॉइंट्स है। तो गूगल के पास नॉलेज है तो चैट जीपीटी के पास भी उतनी नॉलेज है, जी। या कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास में उतनी नॉलेज है। हम्म। तो मैं तो ऑब्सोल्यूट हूँ। हम्म। अब मैं तुमको कुछ पढ़ा रहा हूँ वर्सेस शाहरुख खान पढ़ाने लग जाए, तो अब एक कंपनी आए वो शाहरुख खान से लाइसेंस ले ले उसके फेस का, हाँ। उसकी वॉइस का। अब शाहरुख खान आगे चैट जीपीटी लेयर के ऊपर कुछ बच्चों को, बाईजूस बाईजूस खत्म हो गया, तो बाईजूस की जगह शाहरुख खान खुद आगे पढ़ा रहा सारे सब्जेक्ट, है ना। हाँ। तो ये तो एक छोटा एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हर चीज के अंदर एआई इंटीग्रेट हो जाए। मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 साल के अंदर हम होम रोबोट्स देखेंगे जो एआई से लिंक्ड होंगे। इंडिया में तो मुश्किल मैं है। कह रहा हूँ इंडिया में इंडिया देखेंगे। में मुश्किल है। इंडिया में फिर वो मतलब 0.5-10% लॉजिकली में मैक्सिमम। 2-3% लोगों के पास ही तो अच्छा पैसा है, वही तो कह रहा बाकी हूँ, सबके उन्हीं पास के पैसा ही पास नहीं है। आएगा और नहीं जाएगा तो यार। बहुत होता है ये 2% भी ना, तो 2% में भी सारा थोड़ी ना ले लेगा। तो क्या हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए तेरे घर में एक रोबो है, वो यहीं बैठा हुआ है, हमारे कैमरे वही देख रहा है, उनको टेंशन ही नहीं है। उसको उसको छोटे लेवल पे तो ये चीज हो रही है, जो मूवेबल गिम्बल्स आ गए, आपके पास भी तो है। वो तो वो मूवेबल बहुत गिम्बल हो गया छोटा ना, सा है। गिम्बल हो गया। मतलब मैं तो कह रहा हूँ वो रोबोट होगा एलेक्सा के साथ वाला, मैं हाँ, उसको वॉइस से कमांड कहूंगा दे वो रहा निकाल के मेरे को सारा डेटा दे देगा। उसको कहूंगा जैसे मेरे एसी वाईफाई वाले हैं, तो हूँ। मेरे वो एसी से लिंक्ड हो जाएगा अपने आप, मैं कहूंगा यार एसी बंद कर दे यार, वो कर देगा। उसको इन कहूंगा यार एसी का टेम्परेचर सही कर, यूएस। लाइटें सारी की सारी मेरी वाईफाई कनेक्टेड है, हाँ। उसको कहूंगा यार स्टूडियो लाइट सेट कर दे, वो स्टूडियो लाइट्स अपने आप ऑन कर देगा। हाँ, एक बेसिक टेम्पलेट बना दिया, उस पे अपना हाँ, पूरा अब सब उसको कुछ। पता लग रहा है बाहर की लाइट कम हो रही है तो ऊपर की लाइट अपने आप बढ़ा देगा। इंडिया में तो होगा मतलब 2-3 साल, होगा तो बड़ा सही, बात नहीं लेकिन कर रहा हूं मैं, दो ये साल आज तीन भी साल आज हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ 2-3 साल में ये स्केल पे होगी। अभी सबके सब हेल्थ हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, जी। मैं तो खाने की बात करता हूँ। हाँ। तुम्हारी ऑर्गन्स बननी शुरू हो गई है, ठीक है, हार्ट बन गया है आर्टिफिशियल, तो लंग्स बन हार्वेस्ट गए कर हैं, रहे हैं, ठीक है, इतना सक्सेसफुली थोड़ी हो रहा सक्सेसफुली हो रहा है। तो ये मान के चल जैसे कोविड की वैक्सीन बनी थी, है। जी। वो 1 साल में क्यों बन पाई थी, क्योंकि टेक कितना स्ट्रांग हो गया था। हाँ। अब हाँ। अगर एजीआई आ गया तो हो सकता है 1 महीने के अंदर ही कोविड की वैक्सीन बन जाती, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो जाती। तो हो सकता है कि आने वाले 10 साल के अंदर हम सारे ऑर्गन्स के रिप्लेसमेंट देखें। अगर ऑर्गन रिप्लेसमेंट देखेंगे तो तो लाइफ रिटायरमेंट में की पता क्या होगा, रिटायरमेंट में लोग अपने ऑर्गन चेंज कराएंगे और फिर से जंग हो जाएगी।
तो यार ऐसे तो क्या, जिसका पास काम ही नहीं रहेगा, अगर मैंने ऑर्गन्स रिप्लेस करा लिए, वो वापस चला गया, लेकिन सब कुछ तो पहले से ही यही संभाल रहा है, तो काम करेगा क्या आदमी? तो यही टाइम है, पैसा कमा लो, मेरा कोर्स ले लो। मेरा जाओ भाई ले लो भैया का कोर्स। लेकिन हाँ, आपके मैं मतलब इसके ऊपर भी बात करते हैं। मतलब मैं तो काफी टाइम से डिस्कनेक्टेड था आपके साथ, इतनी बातचीत थी नहीं। अब रिसेंटली जब धीरे धीरे दोबारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, तो मैं देख रहा हूँ कि आपके भी काफी इंटरेस्टिंग कोर्स आ रहे हैं। अभी मैंने आपने अपनी ऐप भी दिखाई मुझे, तो आपकी ऐप आपने क्या सोच के निकाली, एक बारी वो कौन सी बता। वाली, एस्ट्रोलॉजी वाली? हाँ जी। ऐसी मतलब बेसिकली मैंने एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव नहीं करता था। जी। मैंने शुरू किया पॉडकास्ट करना जी। जस्ट फॉर व्यूज, क्योंकि मेरे को समझ में आया इंडिया में ABCD कंटेंट चलता है, एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट एंड डिवोशन। ठीक है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा ये पकड़ लिया ठीक और है। बना दिया व्यूज के लिए, प्योर व्यूज के लिए कंटेंट बनाया गया था, सच्ची बताओ। बट जब बनाया तो मेरे साथ वही है क्यूरियोसिटी वाला, सीखना सीखना सीखना। तो मैं सीख सीख के ना बहुत कुछ सीख गया। तो मुझे समझ में आया यार ये तो चीजें काम कर रही है, जी। ये तुक्के लग रहे हैं, तुक्के लग रहे हैं तो ये साइंस है, तो चलो उसको और समझते हैं। तो मैंने न्यूमरोलॉजी समझ ली, मैंने वास्तु समझ लिया, जी। हमने ऐप बना दी, उसमें फ्री कर दिया सब कुछ। हाँ, आपने काफी सारी चीज भाई साहब, जो एक वास्तु की बेसिक कंसल्टेशन आपको, जो मैंने भी देखी है खुद बकायदा, 30 से 50 हजार के आसपास बेसिक होती है। अच्छे के पास जाओगे वो लाख, 2 लाख, 1.5 लाख भी ले लेगा। वो इन लोगों ने फ्री में ऐसी कंपास डाल दिया, लो भाई साहब घर में लगाओ और घर में देखते लगाओ, रहो। घर में घुमाओ, हाँ। और तुमको पता लग जाएगा कहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और जो कुछ स्पेसिफिक चीज पकड़नी है उसके लिए इनके पॉडकास्ट पहले ही आ रहे हैं। हाँ। वहां पे जो प्रॉपर एक्सपर्ट हैं, जो कंसल्टेशन के 2-4 लाख रुपए चार्ज करते हैं, उनके साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं भाई साहब। तो सब कुछ एक तरीके से इन लोगों ने फ्री उसमें डाल दिया ना। तो फ्री उसका लॉजिक ये था यार, हेल्प हो लोगों की। एग्जैक्टली भी पूछो तो हेल्प भी है, बट एट आपकी जेब से कॉस्ट जा रही है उसको लाइव रखने की, सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि बैकएंड में आपने उसको कोई भी, चाहे लॉन्ग टर्म में कुछ भी मोनेटाइज करने का देखा होगा कि हाँ यार इस तरीके से एटलीस्ट, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो मेरी तरह है कि एकदम धंधे वाला तरीका है भाई। सच्ची वाली बात बताऊं, मैंने कभी नहीं बताई वो। बताओ। देखो, दूसरा एक आसान गेम है आंसर, जो मैं सबको बोलता हूँ, वो ये है कि भाई इसके अंदर हम कोर्सेज बेच सकते हैं, कंसल्टेशन बेच सकते हैं, पर एक्चुअल बिजनेस यहाँ बनेगा ही नहीं। मैंने ना सारे बंदों से बैठ के ना ऐसे बात करता हूँ जी। शूट के बाद और शूट से पहले जी। और समझता हूँ उनका धंधा क्या है क्या नहीं है। तो मुझे समझ में आ गया एक बंदा कंसल्टेशन से बहुत दुखी है। जी। दुखी क्यों है कि वो 5, 6, 7 कंसल्टेशन दे सकता है दिन की। अब लीड्स इतनी आ रही है, कंसल्टेशन टाइम तो है नहीं, क्या करें? कोर्स बना लेते हैं, जो लोगों को कोर्स कंसल्टेशन नहीं बेच पा रहे उनका कोर्स बेच लेते हैं, बट कोर्स भी एक टाइम के बाद सैचुरेट होगा। तो फिर जब मैंने R&D करी तो मुझे पता लगा वो लोग बड़े बने जिन्होंने नई चीज बनाई है। जी। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में वो बंदा बड़ा बना जिसने एलिमेंटल थ्योरी लेके आया, कि एक नंबर इस एलिमेंट से है, 2 से। वास्तु में वो बड़ा बना जिसने कलर थ्योरी लेके आया। जी। तो मैंने कहा मैं भी कोई नई थ्योरी ले आता हूँ। तो हमने ऐप में क्या किया है, ऐप फ्री है, बट ऐप में कोई भी चीज अनलॉक करने के लिए तुमको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। डेटा। तो वो डेटा से हम तुम्हारी प्रोफाइल मैप करते हैं। हाँ। तो मुझे पता लगा जिसने न्यूमरोलॉजी बनाया है उसने बहुत छोटा डेटाबेस के ऊपर टेस्ट किया है। अच्छा। अब मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ 50,000 लोग ऐप यूज करेंगे, हाँ। 50,000 का डेटा सेट होगा। अभी तक न्यूमरोलॉजी में ये बोला जाता है कि भाई जो लोग 1 तारीख को पैदा होते हैं ना, वो डोमिनेटिंग होते हैं, उनको बिजनेस करने का शौक होता है, वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। हाँ। अब मैं कहूंगा जो 1 तारीख को पैदा होते हैं ना, उसमें 80% लोग ऐसे होते हैं, 70% लोग ऐसे होते हैं, 30% की ये प्रॉपर्टी है। हाँ। मैं जेनरिक बातें नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा स्पेसिफिक कि इतने % लोगों ने हमको इतना बताया था, इतने % लोगों ने ये बताया। एंड 50,000 भी छोटा डेटा सेट नहीं है, काफी बहुत अच्छा। मतलब ये तो फिर प्रूव हो गया ना। हाँ। अगर कोई भी चीज अब 90 आ रही है तो मतलब वो सही है। तो सिंपल सी बात, अगर कोई डेटा निकल के आएगा तो डेटा सेम है, मैं भी बड़ा बन जाऊंगा। दूसरा इसके अंदर मैं नया क्या कर रहा हूँ, ये परसेंटेज तो कोई बड़ी बात नहीं है ना जी। मैं नया क्या कर रहा हूँ, मैंने ना जिंदगी के 3 साल लगा के ना एक पर्सनालिटी टेस्ट बनाया मार्केटिंग के लिए। जी। तो 16 पर्सनालिटीज होती है, बायर्स वाला। तो वही 16 पर्सनालिटी को मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था मार्केटिंग, ताकि मैं हर एक पर्सनालिटी की मार्केटिंग समझ सकूं जी। कि किसको कैसे मार्केटिंग करी जाती है, किसको कैसे करी जाती है। तो वो मैंने अपना 3 साल की मेहनत थी जी। उसके ऊपर हमने एक टेस्ट बना दिया। तो उसके अंदर वो टेस्ट भी फ्री कर दिया। तो अब क्या करोगे, वो टेस्ट फ्री करके तुम अपने आप को जान सकते हो कि तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, तुमको करियर किस में डालना चाहिए, तुमको कैसे कोर्सेज करने चाहिए। तो वो डेटा तो आपके पास भी है, तुमको पता लग गया। हाँ। न्यूमरोलॉजी से तुमको पता लग गया। हाँ। अब मैंने मैप कर दिया। अब मैं ये कहूंगा, मैं तुम्हारा डेटा यूज नहीं करूंगा कि भाई इस बंदे का ऐसा था। मैं सिर्फ ये बोलूंगा 5 तारीख वाले लोग जो होते हैं ना, वो INTJ होते हैं।
वो उनको डिजिटल मार्केटिंग का ये स्पेसिफिक कोर्स करना चाहिए, अच्छा। उनको मैनेजमेंट में जाना चाहिए। बन गया नहीं? और बन गए सबसे बड़े। हाँ, हमारी तो मैं अपनी टीम में इंटरेस्टिंग भी है, फन, अपनी टीम इंटरेस्टिंग। में भी फन करता हूँ। माओ भाई मैं सोच रहा हूँ एस्ट्रो मार्केटिंग का कोर्स निकाल। हाँ, बोल रहे थे उस दिन भी वो क्या। फन के लिए मतलब हम्म, कभी नहीं करूंगा, हाँ बट हाँ। ऐसी फन के लिए बोलता हूँ। जैसे कि हमको पता लग गया कि ना जो लोग स्पेसिफिक मंथ को पैदा होते हैं वो उस टाइप के होते हैं, हम्म। ठीक है? तो जो हम्म। जो जोडिक साइन जो होता है ना, हाँ, ज़ोडिएक साइन है। तो मंथ स्पेसिफिक, बर्थडे मंथ के स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया जाए जी। और उनको वैसे ऑफर्स दिखाए जाए। वही मैं पूछूं कि ये कि मतलब आपने डेटा तो इकट्ठा कर लिया कि आपने 16 पर्सनैलिटी बना ली, उनकी न्यूमरोलॉजी भी आ गई, तो भाई साहब आपके पास एक अच्छा खासा डेटा सेट है। तो आपने फेसबुक पे आके मतलब जैसे तैसे डेटा सेट्स डाल दिए, उसके ऊपर आपने प्रोग्राम भी कर दिया कि सिर्फ इस मंथ के जो लोग हैं उनको ये वाली स्पेसिफिक क्रिएटिव, ये वाली स्पेसिफिक मेरी जो कॉपी है और ये वाला लैंडिंग पेज जाएगा। तो छोटे मोटे मेरे लेवल का प्लेयर तो नहीं कर सकता, उसको उतने पास रिसोर्सेज है ही नहीं, लेकिन जो बड़े बंदा है भाई साहब, वो तो बहुत अच्छी गेम खेल अब जाएगा इस पे। एग्जाम्पल के लिए कोई 1 तारीख को पैदा हुआ जिसका मूलांकन बनता है, मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ का वन सम करोगे तो वन बनता है। हाँ। वो लोग कहा जाता है ऑन्टरप्रेन्योरशिप में अच्छे होते हैं, वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है। तो कोर्स बेचना है उनको, इसी के अराउंड बेचना है ना। भाई हमारा कोर्स ले लो और अब डिजिटल मार्केटिंग बन जाओ, अपनी एजेंसी रन करो, अपना ये करो, अपना वो करो, वो करो, वो करो। हम्म। नंबर 2 वाले लोग इमोशनल होते हैं। अब मैं उनको यही सेम ऐड दिखाऊंगा, हाँ बट मैं उनको ये बोलूंगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद तुम अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, वर्क हाँ, लाइफ बैलेंस एंगल कर एंगल पाओगे। कर लिया। अब तुम्हारे फैमिली वाले भी तुमसे खुश रहेंगे हम्म। और तुमको सोशल स्टेटस मिलेगा। हम्म। 3 नंबर वाले सीखना पसंद करते हैं। हाँ। तो 3 नंबर वालों को मैं ऐसा कहूंगा कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लो और तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, ऐसी लर्निंग्स जो कि मैंने 14 साल में सीखी है, वो तुम अब वो सीख सब रहे। कुछ तुम्हारे को सिखाऊंगा। हम्म। 4 नंबर वाले टेक फ्रेंडली होते हैं, जी। तो उनको एआई के अराउंड बता दूंगा हाँ कि कि ये एआई आ रहा है, टेक रेवोल्यूशनाइज कर देगा। जिस चीज को डिजिटल मार्केटिंग को करने में लोग 8-8 घंटे लगाते हैं, मैं उतना टेक के थ्रू तुमको 30 मिनट में कैसे करना है वो सिखा दूंगा। 5 नंबर वाले अच्छे आउटस्पोकन लोग होते हैं, बोलना पसंद करते हैं, वो क्या हाँ करते हैं। तो 5 लोग, 5 नंबर वालों को मैं किस में टेम्प्ट करूंगा कि तुम कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। तुम अच्छा बोलते हो, तो तुम एक ब्रांड वॉइस बन सकते हो। हाँ 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 हाँ। तो ये तुमको कोर्स हेल्प करेगा। ऐसे ऐसे सब में हो सकता है। हम्म। तो ये तो चलो हमने वो कर लिया आइडेंटिफाई कि किसके साथ क्या करना है। हाँ, अब मासिस में उस टाइप के लोग कहाँ से लाना है? फेसबुक में ये तो डेटा सेट आएगा नहीं कि भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसको कैलकुलेट कर और जितने भी वन वाले उनको सेग्रीगेट करके सिर्फ उन्हीं को ये वाली ऐड दिखा, तो उनका टारगेट कैसे करोगे? वो देखेगी ना, वो तो तब की तब देखेगी ना कैसे हम्म, करना है। वही। वो तो तब की तब देखेगी। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि हाँ भाई चलो डेटा तो आ गया, अब क्या करें भाई, कैसे लेके जाए सामने वाले के अब पास। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हाँ। कह रहा हूँ कि अभी हम ब्रॉडर लेवल पे देख रहे हैं। हम्म। 1 तारीख हम्म। या ये तारीख, क्या कोई मंथ के ऊपर आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? वही वही मैंने पहले ठीक कहा है। था कि इस क्या मंथ कोई वालों लाइफ को। के ऊपर आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? क्या कोई करंट सिचुएशन के ऊपर आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? वही जब डेटा आएगा ना, हम्म। फिर मैं बता पाऊंगा कि क्या होगा। ये तो अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि 1 तारीख वालों के लिए ये होता है। और इसका एक आसान तरीका भी है। अगर मैं एक मार्केटिंग माइंडसेट से बात करूँ, जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं 9 के 9 नंबरों की ऐड चला दूंगा हाँ और ब्रॉड रन कर दूंगा। हाँ। वो जो जो जिस पे बिहेव करेगा ढंग से, तो उसको मैं एक स्केल करता रहूंगा। आइडेंटिफिकेशन कर लूंगा पर्सनैलिटी ट्रेट का, उसके ऊपर काम कर लूंगा। अंडरस्टूड, उसको स्केल करते रहेंगे। तो मुझे पता लग गया 9 तरीके के क्रिएटर्स कैसे बनाऊंगा। अंडरस्टूड। तो भाई साहब ये था इनका लॉन्ग गेम जो इनका मोनेटाइजेशन मेथड है। तो ये कहीं मैं नहीं बताया मैंने, नहीं, पहली बार बता रहा हूँ। चीज मतलब सुन के भी अच्छा लग रहा है यार। मतलब सीक्रेटिव वो नहीं है, मेरे को मेन है कि मेरे को कोई नई चीज सीखने को मिलनी चाहिए, क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मेरा वो गेम है। तो सीख मुझे भी लगा कि हाँ यार चीज तो है अच्छी, मतलब कोई उस लेवल पे नहीं, जो मैं एटलीस्ट जिनको मैं जानता हूँ नहीं कर रहा उस लेवल पे कि 50,000 लोगों का डेटा सेट क्रिएट करके उसके ऊपर फिल्टर्स लगा करके और आगे इतने ज्यादा देखना, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अब आपने बीच में कुछ चीजें मेंशन करी न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड। आपने वो स्टार्ट किया जस्ट विद द पॉइंट ऑफ हैविंग कि मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड हो, मेरे पास एक व्यूज आए, एक अच्छा ऑडियंस बेस इकट्ठा हो। उसके अंदर थ्रू आउट योर जर्नी आप कह रहे हो कि हाँ भाई मैंने आइडेंटिफाई किया कि कहीं ना कहीं ये साइंस भी है। अब ये चीज मुझे भी जाननी है कि साइंस है कैसे, कि अगर एक बंदा कहीं पे भी किसी भी टाइम पे पैदा हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि एक स्टार की क्या पोजीशन थी, उसके बेसिस पे उसकी पूरी लाइफ डिफाइन हो जाएगी या उसकी पूरी ट्रेड्स डिफाइन हो जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन हो जाएगी। पर्सनैलिटी इज चेंजेबल। मैं आज अभी हूँ, मैं खुला हूँ, मैं काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं कल मतलब तो अपने फ्रेंड्स के बीच में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, लोग मेरे से भी ज्यादा है, मैं वहां पे अपने आप इंट्रोवर्ट के लाया जाऊंगा।
तो यहाँ पे तारे का वही क्या रह गया, पॉइंट क्या रह गया, नहीं, ये मैं समझाता हूँ। बताओ। अगर एस्ट्रोलॉजी की प्योर बात करके चले, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं पहले बता रहा हूँ, बट अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करके चले, वो कहता है प्लैनेटरी कंडीशन के हिसाब से हमारी पर्सनालिटी फाइन होती है। जी। ठीक है, जितना मुझे समझ में आया है, मुझे ये समझ में आया है कि जैसे ग्रेविटेशनल पुल होता है, जी। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, जी। समुद्रों के पास, हाँ, बीच के हाँ, पास जाते हो तो आपको डन जाने डन नहीं डन आता, तो वो सब आते हैं। तो ग्रेविटेशनल, मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धरती के ऊपर, पानी के ऊपर फ्लक्चुएशन आ रही है। जी। सिमिलरली हर एक प्लेनेट का कोई ना कोई ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ पे कुछ ना कुछ होता होगा। जी। सिमिलरली सबके कुछ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन, ऑर्गन्स पे कुछ फर्क पड़ता होगा। अब ग्रेविटेशनल पुल एक समझाने वाला टर्म है, क्योंकि अभी हमको वो समझ में आता है। जी। हमने तो मतलब हमारे वैदिक कल्चर की बात ऋषि करके चले, वगैरह। ऋषि ने तो बहुत पहले बता दिया था ग्रेविटेशन के बारे में। जी। ग्रेविटेशन तो अभी आई है, हाँ जी। तो उससे पहले ग्रेविटेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी क्या? करती थी। थी, हमारे उसमें थी। हम्म। तो ऐसी कॉस्मिक एनर्जी नाम की एक चीज है। ओके। तो कॉस्मिक एनर्जी अभी साइंस में नहीं है। जी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल, इसको रिप्लेस कर दो कॉस्मिक एनर्जी से। ओके। तो जब हम पैदा हुए थे उस टाइम पे वो कॉस्मिक एनर्जी कैसी कैसी थी? ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि जब मैं पैदा हुआ उस टाइम पे सन की कॉस्मिक एनर्जी कितनी पड़ रही थी, मतलब कौन सा प्लेनेट, अगर आप कुंडली निकालते कभी भी, उसमें क्या क्या भरते हैं हम? नो आइडिया। उसमें नाम भरते, जी। डेट ऑफ बर्थ भरते, टाइम भरते और लोकेशन भरते। जी। तो ये मान के चलिए अर्थ है, ये पूरा यूनिवर्स है। जी। अब तो यहाँ पैदा हुआ है, जी। तो हमारा कुंडली पता कैसे निकलती है? ऐसे, कौन सी डिग्री के ऊपर कौन सा प्लेनेट है उस टाइम पे। हाँ, तो हर एक डिग्री के ऊपर जितने प्लैनेट्स है उसको उस घर में डाल दिया जाता है। तो पता कैसे चलेगा कि मतलब जैसे एक टाइम पे सूर्य ऐसे मूव होता रहता है? तो हमारे में तो बताया गया, मतलब कुंडली बना देती है वो ऋषि मुनि ने उस जमाने में बता दिया, मतलब ये वाला सीन ना। आज मिनट मिनट के हिसाब से। एस्ट्रोनॉमी बता रही है, आज एस्ट्रोनॉमी मतलब ये जो नासा का डेटा आता है उसके हिसाब से पता लग रहा है कि हाँ। कौन सी डिग्री में क्या है, और हमने पहले से कैलकुलेशन कर रखी है। वो क्या नाम था, ए से आर्यभट्टा। आर्यभट्टा से पहले, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी किसने बनाई है मेरे को नहीं पता, बट उन लोगों ने, पराशर ऋषि, बहुत सौर शास्त्र वाले, हाँ ठीक है, उन समझ लोगों गया ने समझ गया। पहले से ही ये कैलकुलेशन कर रखी है। तो मतलब मुझे लगता है कि समथिंग बियॉन्ड है जो अभी साइंस कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाई है, बट कहानी क्या है, वो मैच कर रही है ना। बात तो ये है ना, मतलब सिंपल सी बात, कुछ चीजें होती है एक्सप्लेनेबल नहीं है, उसके पीछे की साइंस नहीं पता, क्योंकि मैं साइंस वाला बंदा हूँ। अब वो कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है हमको नहीं पता, मुझे बताओ कॉस्मिक एनर्जी मेजर कैसे करते हैं जी? ग्रेविटेशन पुल करते हैं ना, तो ऐसे ही मान लो एक कोई पुल होगा, बट वो चीज मैप कर रही है, वो कह रहा है अगर तेरे ऐसा ऐसा है ना तो तू ऐसा ऐसा होगा, और वो तेरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता रहे हैं। बट इसके ऊपर एक और लेयर बताता हूँ, देख, राजयोग, तेरा भी राजयोग है, मेरा भी राजयोग है कुंडली के अंदर, ठीक है? होता क्या है? और ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। राजयोग कहते हैं कि भाई करोड़पति, मतलब राजयोग आएगा ना तो सब कुछ ऐश करोगे जिंदगी भर। अच्छा। अब मुकेश अंबानी के बच्चे का भी राजयोग है, तो क्या तीनों के राजयोग सेम होने वाले? एक रिक्शे वाले का भी राजयोग है, सेम होने वाला? नहीं ना। तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज है, हम किस फैमिली में पड़े हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी सबसे ऊपर की लेयर है। तो अगर मैं कह रहा हूं मुकेश अंबानी का बुरा टाइम चल रहा है, तो उसका रेवेन्यू घट गया, उसका रेवेन्यू पहुंच गया भाई 80,000 करोड़ पे। मेरा बुरा टाइम चल रहा है, तो मेरा रेवेन्यू पहुंच गया 15 करोड़ रुपए, और तेरा रेवेन्यू सड़क पे आ गए। समझ गया? अंडरस्टूड। तो बात तो, बुरा टाइम तो तीनों का आया, हाँ। बट बुरे टाइम की डेफिनेशन तीनों के लिए अलग अलग हो गई। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट है कि मैं कौन सी फैमिली में पैदा हूं। दूसरा, मैं कैसा बड़ा हुआ, मतलब मुझे कैसे संस्कार मिले, जी। मेरी फैमिली की अपब्रिंगिंग कैसी थी, मेरे घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं होते थे, जिसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी तैयार हुई। अच्छा। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट होनी चाहिए थी, बट मेरी फैमिली की वजह से मेरी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट उतनी ज्यादा बन नहीं पाई। ओके। तो शायद जो मुझे अचीव करना है मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ठीक है, तो सेकंड लेयर इज ये। ठीक है। थर्ड लेयर इज, हम कर्म किस तरीके के करते हैं। ठीक है। अब तेरी कुंडली में लिखा है तू करोड़पति बनेगा, ठीक है, मतलब तू छा जाएगा। अब तेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, करोड़पति वाली थी, और तेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई, तेरे को बहुत अच्छा पढ़ाया गया, सब कुछ किया गया, जी। बट तू नशेड़ी, कर्म बेकार। तू कर्म बेकार, तेरे सारे के सारे तू बर्बाद हो जाएगा। सब पानी तो में उड़ एस्ट्रोलॉजी काम ही नहीं करेगी। Understood. फोर्थ लेयर इज एस्ट्रोलॉजी, जो मुझे समझ में आया। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सबसे पहली चीज आपकी फैमिली Family, अच्छी है, आपकी upbringing, अपब्रिंगिंग अच्छी है, तो एस्ट्रोलॉजी खराब भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है। टाइम तो बुरा अच्छा आएगा ही आएगा,
बट क्या फर्क पड़ता है। और थर्ड इज कर्म। कर्म। कर्म अच्छे हैं तो वो सबको काउंटर बैलेंस कर सकते ओके, कर्म अच्छे हैं तो अगर फैमिली का भी इतना नहीं था सपोर्ट और आपका, हैं। अंडरस्टूड। हाँ, एक एज जरूर मिलेगा कि अगर मैं बहुत मेहनत, अगर मेरी फैमिली मुकेश अंबानी का लड़का है वो बहुत मेहनत करे और हम लोग बहुत मेहनत ऑब्वियसली करें तो हमसे आगे फर्क तो रहेगा, पड़ेगा। ऑब्वियसली। तो ये ऑर्डर है मुझे जो समझ में आया। खाली अंडरस्टूड। एस्ट्रोलॉजी प्योर नहीं काम करेगी, पर एस्ट्रोलॉजी जो बता रही है ना वो पता नहीं मैच कर रहा है। भगवान में मानते हो आप? अब मानने लग गया हूँ। मैं कब? लेकिन मानता था, पर पहले एक सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करता था, बट अब करने लग गया। बचपन में पूछ रहा हूँ मैं, हाँ। बचपन में मानते थे और कब कहा कि अब से मैं नास्तिक बन रहा हूँ? नास्तिक नहीं, मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं, भगवान से विश्वास हट रहा है, मतलब पावर मुझे के ऐसा अंदर आ लगने रहा लगा कि यार जो भगवान है वो ना मल्टीपल नहीं हो सकता। है। हम्म। मैं एलियन थ्योरी टाइप्स में जाने लग गया था हम्म। कि एक ही क्रिएटर है जिसने हम्म। पूरा यूनिवर्स बनाया है, हम्म। और उसके बाद उनके जिसको हम अवतार कहते हैं, उन्होंने अपने बंदे भेजे थे हाँ। और उनको भगवान कह रहे हैं। हम्म। तो मैं उस थ्योरी में जाने लग गया। ठीक है। बट अब एक नई थ्योरी और भी लोग पूछ सकती है, सिमुलेशन वाली। तो हम सिमुलेशन में मैट्रिक्स चल रहा है हमारा। ये मैट्रिक्स चल रहा है, कुछ है ही नहीं भाई। तो आप नियो के मॉर्फियस हो? न्यू बनना चाहता हूँ आइडियली। चलो ये भी ठीक है। तो आप क्या एज रही होगी जब आपने कहा कि चलो मैं अब नहीं है भगवान, मैं जो भी मैं अलग यार अलग थ्योरीज। मैं बता रहा हूँ 11 12 तक देख, जब तक मैं घर था 12th में, जी। दिल्ली में था, तो हमारे घर में नवरात्रों की पूजा पूजा होती है। पाठ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब मैं देहरादून गया हम्म। तो वहां पे मैं दोस्ती यारी में ज्यादा हो गया, तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो वहां पर ना थोड़े साइंस वाले हो गए, हम थोड़े साइंस बातें करने लग गए, एलियन थ्योरी, ये हम्म। सारी बातों के बारे में ज्यादा जाने लग गए। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई अगर भगवान है तो भगवान बुरा क्यों कर रहा है किसी के? हम्म। कौन भगवान चाहेगा, कौन बाप चाहेगा मेरा कि बच्चा। मेरे बच्चे का रेप हो जाए, कि वो मर जाए, हम्म। उसके साथ ये हो जाए? मैं कहा भाई सेंस नहीं में आ रही चीज, हम्म। मजा यार, कुछ कुछ तो झोल है, हाँ। कोई तो कम्युनिकेशन में फेलियर है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो मैं वो मूर्ति पूजा आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि अलग अलग भगवानों में बिलीव करने वाला सीन खत्म होने लग गया था। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मुझे समझ में आया कि यार ये जो मूर्ति पूजा बनाई गई ना, हम्म। हर एक भगवान ना एक पर्सनालिटी रिप्रेजेंट करते हैं। जी। तो आप जिसको अपना इष्ट मानते हो, मतलब आप जिसको भी फॉलो करते हो, आप उनके जैसा बनना चाहते हो। हम्म। तो अगर आप राम भगवान को मानते हो तो मतलब आप धर्म को सबसे ऊपर मानते हो, आप चाहते हो सबका अच्छा रहे, सबका ये रहे, हम्म। सबका ये रहे। अगर आप इनको मानते हो तो इनके जैसे ट्रेट चाहिए। फिर मैंने कहा यार कितना बढ़िया तरीके से भगवानों को माना गया। मतलब फिर मैं थोड़ा फिलोसफिकल तरीके से, मार्केटर बन चुका था, तो हाँ। फिलोसफिकल तरीके से देखने लगा कि जिसने भी ये भगवान वाला कंसेप्ट बनाया, मल्टीपल भगवान वाला कंसेप्ट को जी। पॉपुलर किया, जी। वो ये था। क्योंकि मैं मान ही नहीं रहा हूँ, मैं हाँ। ये मान रहा हूँ कि बनाया गया कंसेप्ट। ठीक है। मैं क्या, जिसने भी बनाया उसने ये बनाया कि भाई सबकी पर्सनालिटी है। हाँ। फिर जब मैं अब मैं घुसा हूँ तो फिर मैं थोड़ा करने लग गया हूँ कि भाई ठीक है। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मतलब मैं भी ना ये काइंड ऑफ ये साइकिल मैं नोटिस कर रहा हूँ। इन्हें खाली आपके साथ या मेरे साथ नहीं है, ये काफी मेजर पॉपुलेशन के साथ है। कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली अपब्रिंगिंग ऐसी है तो वो इसी में रहते हैं, वो इसको एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते हैं। जो अंदर की क्यूरियोसिटी है ना कि यार मैं एक बारी को मैं नास्तिक बन गया, मैं नहीं मानता भगवान में, तो वो सिर्फ ये स्टार्टिंग से यही चल रहा है उनका और वो इसी के अंदर खुश है, उनको है ही नहीं। और कहीं ना कहीं उनके अंदर आता है तो उसको सप्रेस कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर निकल करके उसको साइकिल को एक्सप्लोर करते हैं कि नहीं यार नहीं है भगवान, मैं तो नहीं मानता, मैंने नहीं देखा, जब मैं महसूस करूंगा करूंगा, कुछ तो है लेकिन जब मैं समझ जाऊंगा तब मैं मानूंगा। तो ये साइकिल मैं कल परसों भी मैं अपने एक है मेरे नोन, उनसे उनके साथ बात कर रहा था मैं, वो भी काफी बड़ा बिजनेसमैन है, तो भैया के साथ बातचीत हो रही, उनका भी सेम यही साइकिल मैंने नोटिस करी थी। आपसे भी इसलिए मैंने एज स्पेसिफिकली इसलिए पूछा क्योंकि मैं ना वो फिलोसफी वाली उस पे राउंड पे पहुंच गई है मेरी साइकिल, पर्सनल लेवल पे, कि हाँ नहीं है कुछ है, ट्रेट्स है या एक फिगर सी है, कुछ तो है, क्या है कुछ नहीं पता, जब महसूस होगा तब मान लेंगे। तो वो चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ एंड अब मैं उसके ऊपर खेलना चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट एक ना इंक्लाइनेशन आती है कि हाँ यार इसके ऊपर कुछ कर, या तो बिल्कुल ही लेफ्ट साइड चले जा कि कुछ है ही नहीं, जो आपने एक तरीके से एस्ट्रोलॉजी के अंदर किया कि विद टाइम आपने समझ आ रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ बैक ट्रैक हो पा रहा है, या तो उस साइड चले रहा हूँ या तो बिल्कुल इस साइड चले रहा हूँ कि हाँ यार मुझे बताओ है क्या। नहीं, कर एक्सप्लोर, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि
है, कुछ तो है। अभी भी मैं पूरा ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ है, अभी भी मेरे को लगता है कि चीजें दूषित है, कम्युनिकेशन एकदम परफेक्ट नहीं है, बट है, चीजें है, कई कई जगहों पे थोड़ी इलॉजिकल बातें हो रही है। काफी। हाँ मतलब हो रही है, लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, बट चीजें हैं, लोग जय श्री राम कर रहे हैं, आप उनकी तरफ प्रॉपर्टी आपने ले ली, ये तो बेसिक सा रूल ही है, कहता है ना, अगर आप एक भगवान को इष्ट बनाते हो तो आप उनकी तरह बनते हो। हाँ। अब राम भगवान हर एक से लड़ते फिरते रहते, नहीं, कभी हमने किसी थ्योरी में सुना उनके कि तो भाई अवॉइड ही करा है उन्होंने सबसे पंगे हमेशा। लेते रहते थे, ऐसे करते थे, नहीं हमने तो कभी सुना ही नहीं। हमने हमेशा सुना है कि भाई उन्होंने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई और लड़ा देते रही। यस। अब बंदे राम भगवान के गाने चला रखे हैं, गाड़ी चला रहे, गंदी गाड़ी चला रहे, ठुक गई, उतर के लड़ने लग रहे हैं। फिर तुम शो ऑफ हो ना, ये थोड़ी ना बात चल रही है। तुम शिव जी को मान रहे हो और नशा भोग रहे हो, भाई बोले गांजा गांजा। भोले भोले, अरे भाई वो ऐसे थे जिन्होंने अपनी फैमिली त्याग दी, पहाड़ों में रहते हैं, ये ना मेरे को शमशान में रहते हैं। एक बड़ी हंसी वाली इंसिडेंट, मैं अपने छोटा सा था मैं, हाँ, मेरे नाना जी और मैं ऐसे चल रहे सड़क पे, सदर बाजार से हम लोग वापस आ रहे थे, तो रास्ते में ना बंदा ऐसे गांजा गुंजा फूक रहा था, तो कहते हैं वो गाली गुली दे रहे, माई वो देखे नानू की कर रहे थे, तो मैंने कहा क्या है, क्या नानी, मैं बच्चा था, उन्होंने बताया ऐसे नशा होता है, तो उन्होंने रिक्शे वाले से बोला क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, कहते हैं तो शंकर भगवान का नाम करके कर रहे हैं। देखा वे सामने जहर लेके आ, उन्होंने जहर भी पिया था, वो भी पी तू जाके ये क्या पी रहा है, तो तब से मेरे को याद है भाई, बड़ी हंसी आती है वो करके। तो जो आपने बात कही ना कि मतलब आजकल शो ऑफ की दुनिया तो है, बट वो ना इस तरीके से देख ही नहीं रहे, उनका कहता हूँ उन्होंने वो एरिया ना एक्सप्लोर ही नहीं करा, दूषित हो गया चीज, दूषित भी नहीं लोगों कहूंगा के मैं, दिमाग में ना अभी क्लैरिटी नहीं है दूषित भी कि नहीं वो है, किसी भगवान को क्यों मान रहे। एग्जैक्टली वही समझो। आपने मैंने क्या सोचा कि हमने हमारे को फैमिली ने एक चीज दी, हमारे पास एक डेटा सेट प्री इंस्टॉल आया बेसिकली जब हम बच्चे से, और फिर हमने उसको क्वेश्चन किया कि इसका मतलब भी क्या है भी कि नहीं है, मैं क्यों मानूं, तुमने बोल दिया तो मैं मान जाऊंगा क्या। फिर हमने वो पूरी जर्नी पकड़ी है, नाउ अगर अगर जाकर के आप और मैं मानते हैं तो हम कंप्लीट नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे को उसका मतलब समझ आ गया अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग। उनको बताया, उन्होंने समझा, उन्होंने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, तो उनके लिए उसको कोई मतलब नहीं, उनके लिए बस वो है, भगवान क्यों है, भगवान में मानते हो, हम मानते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए उसका कुछ स्पीयर है ही नहीं ना, कुछ कंपेयर करने के लिए, उसको समझने के लिए। तो उसको तुम बोलो कि भाई भगवान की कौन सी क्वालिटी है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है ऐसा कुछ करना भी होता है। उसको तो पता है जय श्री राम, तो वो उतना ही करेगा, उसके आगे उनकी जो उन्होंने त्याग किया, जो उनकी स्टोरी थी, जो उनका पूरा का पूरा एक जर्नी थी, हीरोज जर्नी, उसको पता ही नहीं है कुछ, मैं उसका मतलब नहीं पता। उन्होंने अपने पापा के कहने पे राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, तुम छोड़ दोगे? था कोई नहीं राम करता, भक्त हो ना, राम भक्त हो, त्याग दो सब कुछ, किसी का बस का नहीं है। है ना, किसी बड़े के कहने पे कुछ कर दो, नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत प्रॉब्लम है, चीजें ना लोगों के लिए हो गई है, और दिखाने की चीज है दिखाने बस। की चीज हो गई, और दिस इज नॉट राइट। सिर्फ बुरा भी लगता है कि मतलब अब मतलब अभी भी कोई वो इंस्टाग्राम पे भी मैं ज्यादा चलाता नहीं हूँ, लेकिन वंस इन अ वाइल जब खोलता हूँ, तो जो मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं उनका ये ड्रामा चल रहा है कि हिंदू ही है, जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनका ये ड्रामा चल रहा है कि हम मुस्लिम ही है, और कुछ मतलब एक काफी मैसिव जनता है जो कह रही है हमें घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी करो, लड़ो मरो। लेकिन जब मैं कुछ एक कोई भी एक कोना पकड़ता हूँ ना कि यार क्या चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, तो इतना स्केरी हो जाता है ना कि मतलब मीम्स भी ऐसी आ रही है कि एकदम ये आपस में लड़ाई भड़का दे, चार बंदे। एक्सट्रीमिस्ट। एग्जैक्टली। और मतलब एज अ मार्केटर हमारे को यही चाहिए, लेकिन एज अ पर्सन जब मैं उसको देखता हूँ ना तो बहुत कंसर्न हो जाता है कि यार ऐसे तो दंगे फसाद हो जाएंगे, और घर पे माँ बहन बैठी है, सब कुछ है भाई, तो डर लगता है यार इन चीजों को सोच करके कि यार मतलब पहले भी जो दंगे सुनते हैं हम लोग अपने माँ बाप से, आप शायद आपके भी पेरेंट्स वगैरह ने बताया होगा, भाई सब जिंदा सड़कों पर लोगों को जला देते थे, मार देते थे। टायर चलते हैं, फेंक देते हैं। हाँ, आज के टाइम में तो कुछ होता है तो कुछ कर नहीं सकता हम लोग, तो बहुत बुरा लगता है ये चीजें सोच करके, लेकिन हम एज अ इंडिविजुअल हम क्या करें, समझ नहीं आता। एजुकेट करने जहाँ पे चलना, उसको पता ही नहीं, वो सुनना ही नहीं करना ही चाहता। क्यों है, मतलब ना, मैं तो ये कहता हूँ ना, करना ही क्यों है, हम्म, वो लोग सुनना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। अपनी बेइज्जती फील होती अभी है भाई।
एक बंदा था, वो अपनी बेटी को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए गया होता मैं, जी। तो एक बंदा बाइक मुझसे ओवरटेक करके ऐसे लेके आया राइट से, हम्म। छोट पतली नॉर्मल रोड के ऊपर। हम्म। अब मैं अपना नॉर्मल जा रहा हूँ, अब राइट में क्या होता है, नॉर्मल या मैं रोड के राइट में चला रहा हूँ, हाँ। और वो उसके कोने से खाली जगह से निकाल के लेके आ रहा है किसी। अब हम्म। मेरी अटेंशन नहीं थी, अब हम्म। बेटी साइड में है, हम्म। और आगे से निकाला तो मैंने ऐसे हल्की से राइड करने की कोशिश करी, टच वच कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम Close. 10-15 की स्पीड में थे, ठीक है। और ऐसे निकला, मैं कहा सॉरी सर, हाँ हाँ। ठीक है। अब पीछे हुआ, पीछे हेलमेट जय श्री राम लिखा हुआ है, बाइक पे था, स्प्लेंडर पे, हाँ हाँ। तो बाइक पीछे करने लगा, ठीक है ठीक है, पीछे लेके आया तो नीचे कर चीजा, मैं कहा हाँ भाई बता, बड़ा चौड़ा हो रहा है ये हैं? मैं कहा भाई राइट से ओवरटेक नहीं करते हैं, अगर आपने लाइसेंस लिया है तो सिखाया गया होगा, हाँ राइट से ओवरटेक नहीं होता। हाँ। आप राइट से लेके आ रहे हो, मैंने राइट में जगह थोड़ी सी थी, आपने पता नहीं कैसे निकाला, मेरी नजर नहीं गई, और मैंने सॉरी बोल दिया, ठीक है ना, आपकी कुछ लगी ना, अबे भाई ये वो छोड़ाने लग गया। मेरे पे भी गुस्सा बहुत है जनरली, हाँ ठीक है, तो मैंने सीधा आंखें निकाली, मैं कहा क्या, चला गया, बहुत हो गया, हाँ। सुन लिया पुलिस जितना बुलाना, सुनना था पुलिस भाई। बुला, बताओ तेरे को। और राइट से तू आ रहा है बिना हेलमेट के, तू है, हाँ मतलब उसके हाँ हाँ। ऐसे निकाल रखा था उसने हेलमेट ना उस टाइम पे, अच्छा। मतलब पहले पहन पर रखा था, हाँ हाँ। उसके बाद में ऊपर अटका उतार दिया। के लड़ने के लिए नहीं, अटका उतार के, दिया। हाँ हाँ। मैं कहा बिना हेलमेट के तू है, हाँ ऐसी फोटो खींच दूंगा, वो बिना हेलमेट के खरीश में था रहा, हाँ। ठीक है, वो भाग गया। अभी एक और इंसिडेंट हुआ है कुछ 4-5 दिन पहले, एक बंदा आया, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, वही उसी उसी रूट के आसपास से मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए, मेरे साइड से निकला और मेरे आगे बाइक रोकी, बाइक रोक के ऐसे देखा, उसके बाद मैंने गाड़ी आगे निकाली, शीशा नीचे करवाया, कह रहा साला भगवा, मैंने ऑरेंज कपड़े पहन रखे, मैंने टी शर्ट ऑरेंज कलर की पहन रखी थी, मुझे क्या पता कौन था कौन नहीं था, मुझे ऐसे सुना सारा भगवा, तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया, मैंने कहा अगर मैंने रील बना के डाल दी तेरी, अभी वीडियो बना के डाल दी, तेरे घर पहुंचने से पहले तू मर जाएगा। ऐसा कल्चर चल रहा है हमारे देश के अंदर, और क्यों पंगे ले रहा तू किसी से, मेरी बेटी है 3 साल की, अब मैं गाड़ी में हूँ, वो साइड में है, सबको पता है कुछ नहीं बोलेगा, एग्जैक्टली। तो तू जान करके भिड़ रहा है। उस दिन मैंने ऑफिस वाकई में बोला ना ये वाली बात, मैं कहा, भाई अगर मैंने उस बंदे की रील बना देता, मैं भी डैश कैम लगवाने का प्लान कर रहा हूँ, गाड़ी के अंदर डैश कैम लगवा लूं, अगर मैंने डैश कैम लगा रखा होता और ये बात रिकॉर्ड हो जाती, और मैं डाल देता गुस्से के अंदर आके, तो बचना नहीं है। और मेरी बेटी ना होती तो मैं तो उड़ के लड़ता, हाँ मैं तब उतर के यार लड़ता। होता, तब तो यार बेटी नहीं है, बीवी नहीं है, कुछ अकेला आदमी है, चलो भाई साहब क्या बोल रहे मैं हो तो क्रिकेट वाला बनता हूँ, मेरे किलिया पड़ी है पीछे ही, किलिया बैट वैट सब पड़े हैं। मैं परसों रात को भैया के साथ था गाड़ी में, तो हम लोग जा रहे हैं, ऐसे कुछ सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, एंड हम तो पिटी मच नास्तिक ही हैं दोनों, वो तो फिर भी मतलब काफी है इस चीज में, तो सामने से देख रहे, वो बंदा भाई साहब कुछ उसने गलत बोली सामने से, ऐसी सड़क पर रोका था, वो भी बाइक पे था, उसने कुछ बोला, हम जवान लौंडे हैं दो गाड़ी के अंदर, तो सोच तू दो बंदे हो, तुम्हारा क्या हाल होगा। अब हम दोनों बहुत ज्यादा लड़ाई अवॉइड करते हैं, मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने किसी को कब मारा होगा, मतलब बहुत जब एक्सट्रीम हो रहा था ना, मैं एक आध खा लूंगा, मैं जल्दी नहीं मारता मुंह से, मैं एक बारी को बहुत गर्म हो रहा था कभी कभार, वंस इन अ वाइल, उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, भैया ने मतलब मैं तो बैठ गया था एक बारी को, भैया ने साइड यूं खोला, जैसे निकाला डंडा, वो गाड़ी से बाहर निकले, अब भाई लड़ने जा रहा तो जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक बंदा चला गया तो दूसरे को जाना पड़ेगा, उतरे भाई साहब, मैं भी रेडी, मैंने वो रुमाल वगैरह डाला हाथ पे कि मारूंगा मुंह पे मुक्का, उतनी देर में भाई बंदा बाइक भगा गया, भैया कहते चला चेस करते हैं, मैंने कहा माफ करो, चला गया ना, शांति है। तो इतना ज्यादा, और वो भी कुछ ऐसी बहुत सिमिलर सीन था कि गलत हो रहा है यार, तो बोलना नहीं चाहूंगा मैं, धर्म के नाम पे ना ये बेचा जा रहा है। एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं ना चीज, क्या हाँ करना है, मैं ऑरेंज कपड़े नहीं पहन सकता, एग्जैक्टली। और मतलब है, नवरात्रों की बात है, मैंने टीका लगा रखा था माथे पे, ऑरेंज कलर के कपड़े थे, सिर्फ माथे पे टीका था। तभी यार तभी, तो ये तो चलो थोड़ा सा हम अलग सेगमेंट में आ गए, वापस गोइंग बैक टू द टॉपिक, मुझे आपसे आपकी स्पेशलिटी के बारे में बात करना है, विच इज कंटेंट। आप कंटेंट को किस तरीके से देखते हो, मुझे एक तरीके से नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर आपसे कंटेंट पूरा डिकोड करवाना है, क्या है, कैसे काम करता है, कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है वो किस तरीके से करे, तो वो सारी चीज, तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए इस टाइम पे, अगर कोई नया कंटेंट क्रिएटर मार्केट में आ रहा है तो। यार कंटेंट मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मैं भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ देखा जाए तो, बट कंटेंट मुझे लगता है अगर कोई नया क्रिएटर शुरू कर रहा है तो उसको टॉपिकल कंटेंट्स बनाने चाहिए, टॉपिकल मतलब जो भी ट्रेंड में चल रहा है जी, और अपनी नीश सेलेक्ट करो, नीश क्या होनी चाहिए, जो तुमको करने में मजा आए, जिस चीज का स्केल हो और जो मोनेटाइज हो सके, इन तीनों का जो मिक्सचर है
उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट करो हम्म और उसको टॉपिकल के अराउंड जोड़ दो। ओके जो भी नया ट्रेंड में चल रहा है उसके ऊपर अपना टॉपिक कैसे जोड़ के चला सकते हैं, अंडरस्टूड और रील कंटेंट ही डालो स्टार्टिंग के अंदर। हाँ क्योंकि क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म टॉपिकल कंटेंट चलने के बहुत हाई चांसेस है हाँ और बहुत तेजी से तुम्हारे व्यू सब्सक्राइबर काउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके जब तुमको लगे ये होना शुरू हो गया है, हम्म तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप भी आएगी, तुम्हारे पास पैसे भी आएंगे। हम्म जब वो आना शुरू हो जाए तब फिर लॉन्ग फॉर्म की तरफ जाओ, और इतना लॉन्ग कंटेंट ट्राई मत करो एज अ नया क्रिएटर। ओके हाँ। ठीक है, तो मेनली शॉर्ट फॉर्म पे ध्यान देना शॉर्ट है। फॉर्म स्टार्टिंग में जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा, ठीक है, या अगर तुम लॉन्ग फॉर्म बना भी रहे हो तो उसको ट्रीट करो छोटे फॉर्म की तरह। कैसे एग्जांपल दो। कितना रीले बना सकते हैं। एक पॉडकास्ट में से कितनी रील निकाल दूं? एक हाँ 10 मिनट की, 20 मिनट की फुल लेंथ वीडियो में हाँ, से मतलब कितनी रील निकल जाएगी? सिंपल सी बात, अगर मैंने एक पॉडकास्ट किया है 1-1.5 घंटे का, जी, तो उस 1.5 घंटे में से मेरे को कम से कम 10 तो क्लिप्स निकालनी है। क्लिप्स कितने? क्लिप्स मतलब 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो, डन है, 10 मिनट की ठीक है, वीडियो, टॉपिक्स आ जो गए, एक टॉपिक पे एक वीडियो। डन है, फिर मल्टीपल रील्स निकालनी है, ठीक है। जो 1 मिनट से नीचे का, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का। तो इस तरीके से भी अगर पॉडकास्ट को देखा जाए तो बेटर है, पर मुझे लगता है स्टार्टिंग में पॉडकास्ट ना किया जाए हम्म अगर आपका कोई कंटेंट बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि क्या है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, हम्म कैमराज, लाइटिंग, माइक्स, एडिटिंग, राइट टाइम, एनालिटिक्स। हम्म तो वो एक ग्रोथ है जो कि रातों रात नहीं आएगी, जो एक ग्रेजुअल ग्रोथ है, धीरे धीरे। तो जो करोगे, कर करके ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैमरे के आगे बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। जी, अभी तुम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तू कंफर्टेबल है कैमरे के आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है ना, स्टार्टिंग में उसके लिए इतना बड़ा कंटेंट चीज करना बस की नहीं है। ट्रू, तो अगर वो 30 सेकंड, 40 सेकंड का कंटेंट बनाने लग जाए, उसके लिए बहुत बढ़िया। ठीक है। नाउ ये तो स्ट्रेटेजी लेवल पे हो गया कि यार ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म के साथ स्टार्ट करना है, टॉपिकल चीज लेनी है, उसको अपने इंटरेस्ट, अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ देना है। नाउ मोनेटाइज हो गई चीज, उसके बाद समझ आ गई कि इस चीज के साथ टॉपिक बनाना है, मतलब इस टॉपिक पे बनानी है बेसिकली वीडियो। लेट सपोज एक नया क्रिएटर है, वो कह रहा है कि अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है एंड मैं बनाऊंगा थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का कंटेंट, तो उसने उसके साथ जोड़ दिया। नाउ उस वीडियो को बनाने के टाइम पे उसको क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए कि यार ये वीडियो जो है वो सक्सेसफुल हो? तो वीडियो के क्या ऐसे एलिमेंट्स है, क्या कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू उसकी वीडियो आगे चल वीडियो का सकती स्टार्ट, है? हाँ जिसको हम हुक कहते हैं, जी वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जी, उसमें होना चाहिए कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा एज अ कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर। जी जो भी देख रहा है उसके लिए ये चीज होना चाहिए। ठीक है। क्या मिलेगा, कोई शॉकिंग, कोई हम्म ट्रेजेडी, हम्म इस टाइप की स्टार्टिंग होनी चाहिए। ओके, और जब वो कंटेंट खत्म हो तो सामने वाले को एक कुछ कैंडी फील हो। मतलब हम्म स्टार्टिंग में आपने हुक दिया, बाद में उसको कैंडी दी, हम्म तो हुक एंड कैंडी वाली फील होनी चाहिए कंप्लीट होने के बाद। अगर उसको अच्छा फील होगा तो वो शेयर करेगा, हम्म लाइक करेगा, कमेंट करेगा। तो कंटेंट कहा जाता है कि आइडली इमोशन को ट्रिगर करे। अंडरस्टूड, कोई भी इमोशन को ट्रिगर करेगा तो वो शेयरेबल हो जाएगा। हम्म इमोशन कैन बी कोई स्टोरी, जी, कोई रिलेटेबल चीज, हम्म कुछ ऐसा चल रहा है हमारे, जैसे पुणे पॉलिटिक्स की बात करके चली, तो पॉलिटिक्स में अभी रिसेंटली क्या चल रहा है जो बहुत पॉपुलर हो, हम्म तो उससे कुछ जोड़ दिया। जी, जैसे एक मैं कई बार रील में देखता हूँ, एक पति है, एक बंदा है जो इंग्लिश सिखाता है, तो वो कुछ भी करता है। पागल है तेरी पैर की माँ बाप, जुत्ती मारूंगा मैं, जुत्ती मारूंगा। वो सामने वाली कहेगी जुत्ती नहीं, मैं जूता मारूंगी, हाँ और वो फेंक के मारेगी उसको जूता, हाँ पकड़ के देखेगा। सो दिस इज बूट। इस चीज को हम बूट क्या? कहते हैं। कुछ भी कंटेंट चलेगा, हाँ अटेंशन सीख करेगा वो, हाँ, हुक हो उसके गया ना एक तरीके से कि भाई इतना तगड़ा है, आप अचानक से हो गए, हाँ भाई वो क्या हो गया भाई बंदे को? हाँ और वहां से फिर उसने उसको मतलब ट्रांजिशन डाला थ्रू हाँ हिज एक्चुअल एजुकेशन, हाँ इंफोटेनमेंट हो गया। हाँ। तो लॉजिकली अगर वो 40 सेकंड की रील है या 50 सेकंड की रील है, उसमें से 5 सेकंड, 6 सेकंड ही कंटेंट मिल रहा है जो हाँ, एजुकेशनल है। बाकी सारा सिर्फ ड्रामा, एक्टिंग है, ड्रामा, क्योंकि वही चल रहा है। लोगों को हाँ देखो, सिंपल सी बात, हमको वाइडर टाइम का कंटेंट बनाना है जो सबसे रिलेट हो सके। जी, तो अगर मैं किसी को बताऊंगा आओ मैं तुमको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, कोई नहीं देखना चाहता, बहुत कम ऑडियंस। हम्म, अगर मैं किसी को बताऊं भाई गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, तो इसको जरूर देखो, ओए होए, है ना, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को हमने ट्राई कर दिया। हाँ गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही तो इसको देखो। हाँ, बॉयफ्रेंड को वश में करने की तरीके, ये भी बड़े चल रहे हैं मार्केट है में। ना। मेरे को अभी ये नया पता लगा है, हाँ औरतों को अगर मार्केट करा जाए, उनको कहा जाए कि पति से कैसे बातें मनवाए। हाँ ये जो नीश है ना, ये हाँ, बहुत बड़ी है।
अच्छा। ये कोर डिजायर है औरतों की, ये मेरे को एस्ट्रोलॉजी वाले कंटेंट से समझ में आया हाँ, कि कोर डिजायर है औरतों की कि पति पति से को बातें कंट्रोल कर। करना है, पति से चीजें करवानी है, पति से पैसा लेना है, या पति पे वशीकरण करना है, कुछ भी। बहुत बड़ी कोर डिजायर है। भाई साहब, पति पे वशीकरण करने मैडम को। हाँ ऐसा है, मतलब ये लर्निंग है बेसिकली ना। अभी हाँ मैं अपनी टीम से भी बात कर रहा था, मैंने कहा एक बोर्ड बनाते हैं हाँ। जिसमें हमारी जो लर्निंग्स आया करेगी ना, उसको एज वाइज बांटेंगे। तो बेसिकली कंटेंट में ट्रॉपिकल चीज डालनी है, उसके अंदर अपना इंटरेस्ट डिजायर मोनेटाइजेशन वाली चीज उसको करके अच्छा हुक अच्छी स्टोरी मतलब ड्रामा बेचना है, एंड देन बाद में अच्छी कोई वैल्यू एक कैंडी फीलिंग देनी है। उसके साथ बंदा स्टार्ट कर दे एंड अच्छे से जाते रहेगा, आगे जाता रहेगा। लास्ट चीज इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, विद इन 2 मिनट्स हम खत्म करेंगे, मेरे को भी चलना है आपको भी चलना है, बहुत देर ले लिया आपकी, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मैं पर्सनल मतलब जा रहा हूँ इस टाइम में पूरा, ये मेरा स्वार्थ की चीज है कि मैं अभी ई कॉम में हूँ, एंड मैं थोड़ा सा कोचेस वाली मार्केट से निकल के आया हूँ, और मुझे मेरा इंटरेस्ट बेसिकली ई कॉम के अंदर, मुझे उसी के अंदर आगे चलना है। कोचेस के वाली मार्केट में मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, अच्छे अच्छे लोगों बड़े बड़े लेवल के लोगों के साथ काम किया है, जो इंडस्ट्री के टॉप 3 टॉप 5 लोग हैं उनके साथ अच्छे लेवल पे पैसा कमाया है। अब मुझे जाना है ई कॉम के अंदर, वहां पे ई कॉम में प्रोडक्ट कैसे चलाते हैं वो मुझे बेसिकली आता है, लेकिन एजेंसी कैसे चलाते हैं वो मुझे सीखना है। मेरा गोल ये है कि इंडिया का एलेक्स होर्मोजी बनूं इन टर्म्स ऑफ ई कॉम स्पेस। ठीक है। अब वहां तक पहुंचने के लिए ऐसे तो है नहीं कि हर बंदा जो मेरे पास आएगा उसके अंदर पैसे डाल दूंगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको पहले फिल्टर करूंगा कि तेरी एजेंसी के साथ काम कर, एजेंसी से तू अब अच्छा निकला डन, जाकर के तेरे अंदर पैसा डाल रहे हैं, तेरे को मैं खुद स्केल करूंगा, मैं तेरा एक इन्वेस्टर हो गया एक तरीके से। तो वो एजेंसी का ऐसे किस तरीके से क्रिएट किया जाए कि पहला क्वालिफाइड लोग आए, उनको मैनेज करके डिलीवर करा जा सके, एंड देन उसको मतलब स्ट्रीमलेसली चलाया जा सके कि क्या पैरामीटर्स मेरे को दिमाग में होने चाहिए इसको करने के लिए, अगर आप शॉर्ट में बताना चाहो तो। देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि ना, देखो हाई टिकट लोग चाहिए। हम्म देखो कोई भी नहीं चाहिए जिसको ई कॉमर्स शुरू करना है। हम्म तो हाई टिकट लोग चलने के लिए सबसे पहली चीज तो हमारा जो एंट्री बैरियर होना चाहिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव होना चाहिए। हम्म। तो जो तू रिटेनर प्लान कर रहा है वो बड़ा ही रखिए। कितना है कि नंबर दो बॉल पार्क फिगर। 50,000 मिनिमम। जी। ठीक है, हम्म। मिनिमम, ठीक इससे है, नीचे जाइए हुई मत। डन है। ठीक है, मतलब कोई अगर देखो 50,000 रुपए महीने का रिटेनर दे रहा है, हम्म। तो एटलीस्ट ऐसे 4-5 लाख रुपए की एड चला रहा होगा। श्योर। बात हम्म क्लियर कट बात ये है कि अगर हमसे कोई 2-3 लाख रुपए तक की एड चलाए, हम्म 4 लाख तक की एड चलाए, तभी हम बात करेंगे। हम्म। कोई बंदा आ रहा है 50,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, 30,000 रुपए की एड चला रहा है, तो इट्स बेटर कि उसको अवॉइड किया जाए अंडरस्टूड है। स्टार्टिंग के लिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि नंबर कम आएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर हम्म हमको कम ही नंबर चाहिए था। हम्म। अगर उनकी एक्विजिशन की बात करने चलूँ तो रिवर्स फनल से, जी। रिवर्स फनल बेसिकली होता क्या है, रिवर्स फनल में तूने पहले ही पिच मार दी। हम्म। नॉर्मली क्या होता था, पहले हम क्या करते थे, पहले अवेयरनेस करते थे, आएगा फिर एक धीरे धीरे करके फिर आप एक सेल 90 रैंक करेंगे। मारते थे, 5,000 मारते थे, कुछ मारते थे, कुछ मारते थे। यहाँ कुछ नहीं है, हम्म या सीधा हम बंदे को लेके आ रहे हैं और सीधा ही पिच मार रहे हैं कि भाई एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये तरीका होता है, हम्म। ऐसे ऐसे किया जाता है। तो जो हमको जो क्लाइंट पिच मार दिया ना 1.5 घंटे की जी। जूम मीटिंग के ऊपर, हाँ। वो एक वीडियो बना रखी है हमने, वही वीडियो दिखा दी पूरी। वीएसएल। हाँ तो वो तो आता ही है, वीएसएल फनल अच्छी हाँ, खासी चलाई हुई है तो मैंने। पूरी पूरी वो 50 सेकंड 50 मिनट की वीडियो दिखाई। पूरा 50 मिनट का वीडियो दिखाने के बाद में कॉल शेड्यूल करके वहां पे क्लोज करो। कॉल बस खत्म। इस पे तो करा हुआ है मैंने। ये- तो बेसिकली यही है, मतलब हाई टिकट अगर ई वी कॉम में तोड़ना है हाँ, तो ई कॉम में हाई टिकट में इसी तरीके से कूटे। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। ठीक है। और कोई ऑपरेशनल तरीके मतलब कोई प्रिंसिपल्स एजेंसी के जो आपने आइडेंटिफाई करे हो या मैं कि चाहता हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना टेक एनेबल कर सकता है उतना टेक एनेबल कर, तेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, तेरी स्पीड फास्ट हो जाएगी। जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना कि एआई का इंटीग्रेशन। ऑपरेशंस मतलब हाँ आपकी तो ऑनबोर्डिंग से लेकर के डिलीवरी हर चीज में कहीं ना कहीं आपने टेक एंड एआई डाल हाँ, रखा है। जितना इट इज वेरी गुड। हाँ जितना ज्यादा टेक डालेगा ना, हम्म उतना तेरा कॉस्ट कम हो जाएगा, हम्म। उतना प्रोसेस ह्यूमन, जितना ह्यूमन सेंट्रिक नहीं होगा ना, उतना ज्यादा सीमलेस हो जाएगा और गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे। जल्दी स्केलेबल है ना उसमें। हाँ बस। अंडरस्टूड है, इस पे काम करता हूँ, फिर आपसे मैं इस पे और इनपुट्स भी लूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आप लोग सब्सक्राइब करो, नया कंटेंट क्रिएटर हूँ, आगे बढ़ाओ, ऐसे अच्छे अच्छे लोग लाएंगे जिनसे अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे, एंड ऐसे ही बस आगे बढ़ते रहेंगे, कीप ऑन लर्निंग। बाकी अपनी कम्युनिटी के लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ जहाँ पे सारे हम लोग हैंग आउट करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू मेनली ई कॉमर्स एंड स्केलिंग, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है या बिजनेस रिलेटेड, आप वहाँ पे आकर के पूछो। वहाँ पे वंस इन अ वाइल गेस्ट लेक्चर्स वगैरह भी होंगे, तो ऐसे ऐसे बंदों को बुलाएंगे, आपसे सिखाएंगे उनको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।
बाय।